औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम असातिज़ा किराम, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने जो गुफ्तगू आपके सामने की और जिस तरह उन्होंने नबी पाक सल्लम के हवाले से हम सब से वादा लिया है कि हम आप सल्लम के नक्शे कदम पे चलेंगे। हम स्कूल से आप भी पढ़ते आए, हमें सीरतुन नबी पढ़ाई जाती है, हमें दूसरे इस्लामिक अलूम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप याद कीजिए कि कोई हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गवर्नेंस का मॉडल नहीं पढ़ाता। हमारी किसी सिलेबस की किताब में यह नहीं लिखा हुआ कि एक रियासत, आप अल्लाह के नबी थे और उसके बाद एक रियासत के सरबराह भी थे। वो रियासत कैसे चलाई गई, उसकी गवर्नेंस का सिस्टम क्या था, वो हमने कभी किसी सिलेबस में नहीं पढ़ा। मैंने नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा होगा। अगर आप ये मेरे टॉपिक से ज़रा हटके है, मैं 1 मिनट इस पर ज़रूर बात करना चाहता हूँ। अगर आप गवर्नेंस देखें आप वसल्लम की, एक तो वो डिफरेंट मॉडल था। हर 10 घर के ऊपर एक नकीब मुकर्रर था और फिर हर 100 घर के ऊपर एक नकीब था, जो उन 10 को मिला के 100 के ऊपर एक नकीब था। और वो आपके जिस तरह हम आजकल पार्लियामेंटेरियन अपने बनाते हैं, उस तरह वो आप वसल्लम के मशवरे में शामिल था। और एक बात जिस पे आपने पता नहीं कभी गौर किया है या नहीं किया, वो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इवन अल्लाह के सबसे बुलंद मर्तबा इंसान जो अल्लाह ने पैदा किया इस दुनिया में, वो आप वसल्लम थे। लेकिन नबूवत के अलावा, नबूवत तो गाइडेड बाय अल्लाह ताला था, उसमें तो कोई किसी से मशवरे की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन पूरी ज़िंदगी में एज अ लीडर आप वसल्लम ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो मशवरे के बग़ैर किया हो। हमेशा वो जंग का मैदान है, वो कुछ और मसला है, हमेशा मशवरे से काम किया। तो हमारी एक बेसिक ट्रेनिंग एज अ मुस्लिम ये होनी चाहिए कि हम अपने काम मशवरे से करें और इस मशवरे को हम जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएं। उससे जो विज़डम मिलती है आपको मशवरा से, वो एक आदमी की विज़डम से बहुत ज़्यादा होती है, जो कलेक्टिव विज़डम आपको मिलती है। आज जो हम यहाँ पे जमा हैं, जो बात हम आज करने वाले हैं, वो इस मुल्क में एक नए सोशल ऑर्डर की बात है। हमें चौधरी साहब ने कहा 80 साल हो गए, 80 साल होने वाले हैं। वी आर इन टू आवर 79th ईयर्स ऑफ क्रिएशन। तो इस 79 ईयर में, 80 सालों में हमने पाकिस्तान को किस तरह चलाया, किस तरह बनाया, और आज हम किस स्टेज में दुनिया के सामने खड़े हैं। मैं अभी आपके सामने नंबर्स रखूँगा, मैं आपको डाटा बताऊँगा कि हम कहाँ पे हैं। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में जितने भी आप वेलफेयर के इंडेक्सेस देखेंगे जो UN के हैं, जितना भी डाटा आपके सामने मैं रखूँगा, वो या हमारी अपनी गवर्नमेंट का डाटा होगा या UN का डाटा होगा, वो बैक्ड बाय डाटा होगा और प्रूवन डाटा होगा। हम इसके अलावा कोई इंशाल्लाह आज बात नहीं करेंगे। लेकिन जो डाटा आप देखेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि दुनिया में हम जो वर्स्ट 10% मुल्क हैं उनमें होंगे। वो डाटा एजुकेशन के ऊपर हो, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, कुछ भी हो, तो हम इस वक्त जो वर्स्ट कंट्रीज़ हैं दुनिया में, 10% हमारा शुमार उनमें होगा, अनफॉर्चुनेटली। तो अगर हम अभी अपनी बात शुरू करें, मुल्क बनते हैं दुनिया में, क्यों मुल्क बनाए जाते हैं? लोग इकट्ठे होते हैं और वो मुल्क बनाते हैं इसलिए कि वहाँ पे पब्लिक वेलफेयर हो सके, इसलिए कि एक ख़ित्ता ऐसा हो जिसमें हम रहें और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक हुकूमत बनाई जाए, सोशल वेलफेयर करे वो लोगों के लिए,
लोगों के लिए इंसाफ का निज़ाम कायम करे, पॉलिटिकल वेलफेयर करे और अब वो मुल्क अपनी सरहदों की हिफाजत करे। ये 7 ऐसे पॉइंट हैं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि इनकी वजह से नेशंस बनती हैं और इनकी वजह से मुल्क बनाए जाते हैं। अब अगर हम इस पे अपने आप को अपना मुआवजा हम करके देखें कि हमने मुल्क बनाया और हम इस वक्त उस मुल्क में क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हम खड़े हैं। मैं आपके सामने एक ज़िक्र करना चाहूँगा। वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप है जिसने एक स्टडी की पाकिस्तान के बारे में, वो आपको नेट पे भी मिल जाएगी, आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहेंगे। दे कॉल्ड इट पाकिस्तान एट 100 गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस, इस नाम से एक स्टडी है। उसमें उन्होंने ये हमें बताया कि अगर पाकिस्तान 2047 तक, जब पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा, तो अगर पाकिस्तान अपने आप को एक हाई इनकम या इवन मिडिल इनकम कंट्री के तौर पे करना चाहता है, तो उसमें क्या चीज़ें हैं जिसमें उसे इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो तरक्की हो भी रही है वो इक्वल नहीं हो रही, रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं। और ये रीजनल इनइक्वालिटीज़ ये नहीं है कि पंजाब ने खा लिया या सिंध ने खा लिया या किसने खा लिया, ये हर जगह पे लोकल इनइक्वालिटीज़ हैं। हमने पीछे इन 79 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया है इस मुल्क में। एक हमारा फेडरल कैपिटल और 4 हमारे प्रोविंशियल कैपिटल्स। सिंध में कराची के अलावा आपको कहीं वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी। जो कराची का हाल है वो भी आप सबको पता है, बट उसके अलावा अगर आप चले जाएं सिंध में, पूरा सिंध आपको लगेगा कच्ची आबादी में आप आ गए। इसी तरह पंजाब में आप आएँ, लाहौर के अलावा आपको कहीं उस तरह की तरक्की नज़र नहीं आएगी। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि फैसलाबाद इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ना कोई वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, ना यूनिवर्सिटी है, ना कॉलेज है, ना स्कूल है। हर किसी को अपने काम के लिए, अपने इलाज के लिए लाहौर ही जाना पड़ता है। और इसी तरह बलूचिस्तान को देखें तो कोयटा के अलावा आपको कहीं कोई ढंग की सहूलत, कोयटा अपने स्टैंडर्ड से, बट बाकी सूबे की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब। इसी तरह केपी में आप लोग हैं, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पेशावर के अलावा बेसिक फैसिलिटीज़ किस शहर में हमें मिलती हैं। तो ये हमने 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए हैं। इसके अलावा कोई छठा शहर नहीं है जिसका हम नाम ले सकें कि हमने वो भी बनाया। तो ये वो हमें बता रहे हैं कि रीजनल इनइक्वालिटीज़ पाकिस्तान में हैं। जब तक आप इन्हें दूर नहीं करेंगे, और होता क्या है, हम एक शहर को डेवलप करते हैं, जितना भी हम उस पर इन्वेस्ट करें, उसके अंदर इतनी ज़्यादा माइग्रेशन होती है कि ये 5 जो कैपिटल सिटीज़ मैंने आपके साथ सामने रखे हैं, हर साल इनके स्लम्स में इजाफा होता है, क्योंकि किसी और शहर में कोई सहूलत है नहीं। लोग यहीं पे आते हैं अपने हर लाइवलीहुड के लिए, और ये ओवरवेल्म हो जाता है आबादी से, और इसमें आपकी जो स्लम्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा काम क्या उन्होंने बताया कि वीक इंस्टीट्यूशंस हैं। हम अनफॉर्चुनेटली अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके, और वीक इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ताकतवर को और ताकतवर करते हैं। आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा, आम आदमी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ताकतवर को मिलेगी, और उसके नतीजे में करप्शन बढ़ेगी। फिर एक और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो उन्होंने कहा, दैट इज़ डेवोल्यूशन ऑफ पावर। निचली सतह तक पावर जानी चाहिए। हमारे यहाँ भी कहने के लिए वी हैव 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल। लोकल गवर्नमेंट कभी तो इलेक्शन ही नहीं होते, अगर इलेक्शन हो तो उनको काम करने से का मौका नहीं दिया जाता। अगर आप गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स देखें तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये हुकूमतें हैं हुकूमत करने के लिए, लोकल गवर्नमेंट है जो खिदमत करने के लिए बनती है।
जो आपकी सड़क बनाएगी, जो आपकी सड़क की सफाई करेगी, जो आपको बुनियादी सेहत की सहूलतें देगी, तो आपके लिए तालीम का बंदोबस्त करेगी, ये सारे काम लोकल गवर्नमेंट करती है, जो हमारे यहाँ एब्सेंट होती है या फिर होती नहीं है। तो हमने इसके अलावा इस रिपोर्ट से अगर हम हटें, हमने इस मुल्क में 4 सूबे बनाए, और अगर आप चारों को अलग अलग देखें तो ये इतने लॉबसाइडेड हैं कि दुनिया में हमें इसकी कहीं पे और मिसाल नहीं मिलेगी। लाइक पंजाब इज़ 52% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, बाकी तीनों मिल के भी एक पंजाब के बराबर नहीं बनते। एंड वी आर ओनली फेडरेशन, दुनिया में वी आर ओनली फेडरेशन जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट इज़ 52% ऑफ द फेडरेशन है। दुनिया में आपको कोई ऐसी फेडरेशन नहीं मिलेगी। इसके बाद बलूचिस्तान, एक सूबा आपके आधे मुल्क के बराबर उसका रकबा है, और जब आज़ाद हुआ था तो उसकी आबादी सिर्फ 11 लाख थी। आज भी अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी है। इतनी थोड़ी आबादी और इतना बड़ा रकबा कि आप वहाँ पे हर जगह तक अपनी कोई सहूलत पहुँचा ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ डिस्टेंसेस जो वहाँ पे कवर करने पड़ते हैं। ये हमने बाकी मुल्क हैं दुनिया में, उन्होंने क्या किया। अगर मैं 10 बड़े मुल्कों की आपके सामने मिसाल रखूं तो चाइना और इंडिया जो दुनिया के आबादी में सबसे बड़े मुल्क हैं, चाइना में इस वक्त 31 स्टेट्स हैं। इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ और इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की 9 स्टेट्स थी, आज 39 हैं। यूनाइटेड स्टेट्स 50 स्टेट्स हैं। इंडोनेशिया जो 27 करोड़ का मुल्क है, हमारे तकरीबन हमारे बराबर, कुछ हमसे थोड़ा बड़ा, 34 प्रोविंसेस। नंबर 5 पे पाकिस्तान आता है, हम 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं, और हमारे सिर्फ हम एक मुल्क हैं जिसके 4 सूबे हैं। नाइजीरिया 21 करोड़ की आबादी है, 27 इनकी स्टेट्स हैं। ब्राज़ील अगेन 21 करोड़ का मुल्क है, 36 प्रोविंसेस ब्राज़ील में हैं। रशिया 142 मिलियन का मुल्क है, हमसे बहुत छोटा है आबादी के लिहाज से, रकबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्न वो कैसे कर रहे हैं। दे हैव 46 प्रोविंसेस, 22 रिपब्लिक्स एंड 9 टेरिटरीज़। तो आप देखें ये दे आर मोर देन 70। तो ये बाकी जो दुनिया के 10 बड़े मुल्क हैं, ये उनकी गवर्नेंस है। जब पाकिस्तान बना, जब हमने 4 सूबे मोर और लेस, उस वक्त हम तो सूबों में तो नहीं थे, बट बाद में वो सूबे बने। पाकिस्तान की आबादी 1951 में हमारा पहला सेंसस हुआ, उसमें पाकिस्तान की आबादी वाज 33.7 मिलियन, तकरीबन 3.5-3.5 करोड़ का टोटल मुल्क था। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को हम इसमें गिन नहीं रहे, दे आर नो मोर विद अस। और आज हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है। 3 करोड़ से हमने शुरू किया था, 25 करोड़ पे हम पहुंच गए हैं। और गवर्नेंस का हमारा वही मॉडल है, हम 4 प्रोविंसेस पे ही हैं। पंजाब 1951 में 20 मिलियन, अब सिर्फ लाहौर की आबादी 20 मिलियन के करीब पहुंची पई है, और इसमें अभी पंजाब तकरीबन 13 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ तक पहुंच गया। सिंध 6 मिलियन, 60 लाख की आबादी का पूरा सूबा था, आज वो 55 मिलियन है। सिर्फ कराची की आबादी देखें तो वो क्लेम करते हैं वो 3 करोड़ है। KPK 5.8 मिलियन टोटल हमारे इस प्रोविंस की आबादी थी, आज ये 41 मिलियन है। और ये 2023 के सेंसस हैं, जो 2 साल में आबादी कितनी बढ़ी है वो अभी हमारे पास उसके फिगर्स नहीं हैं। बलूचिस्तान मैंने आपको बताया था 55 में ये टोटल 11 लाख की आबादी का एक सूबा था, आज वहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है। इस्लामाबाद अगेन 2.36 मिलियन। तो ये बाकी दुनिया किस तरह चला रही है अपने मुल्कों को, और हम किस तरह से अपने सूबों को
लेके बैठे हुए हैं। अगर दुनिया के साथ हम कंपेयर करें तो पंजाब की आबादी अगर आज आप कंपेयर करें तो दुनिया के 12वां बड़ा मुल्क बन जाएगा पंजाब, अगर हम इसको मुल्क बना के इसकी आबादी को देखें। और इससे बड़े मुल्क कौन से हैं? इंडिया, चाइना, यूएस, इंडोनेशिया, ये बड़े बड़े जो मुल्क हैं, इनके बाद सिर्फ पंजाब का नंबर आता है। इसी तरह सिंध को देखें तो 31 मुल्क हैं दुनिया में जिनकी आबादी सिंध से ज़्यादा है, तो 32nd नंबर पे सिंध होगा। इवन केपी 41 कंट्रीज़ हैं दुनिया में सिर्फ जो केपी से बड़ी हैं। तो ये मुल्कों से भी हम ज़्यादा, इवन जो अगर आप जो बलूचिस्तान में आबादी को आप छोड़ दें तो वो रकबे से अगर आप देखें तो 172 कंट्रीज़ हैं जो बलूचिस्तान से छोटी हैं रकबे में। ये हमारी ये फिगर्स हैं हमारे पास, जो अगर आप देखें कि दुनिया में हम आज इस वक्त हम कर क्या रहे हैं। जो हम प्रपोज़ कर रहे हैं, जो हमने बात की अभी सब ने आपके सामने हुई भी बात, हम ये कहते हैं कि अगर आपने अपने सिस्टम्स को अच्छे तरीके से चलाना है तो हमारे इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें 4 हमारी डिवीजन्स बनती हैं। एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फिर हमारी डिवीज़न आती है जिसका हेड एक डिवीजनल कमिश्नर और आरपीओ उसका पुलिस का हेड है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। हम ये प्रपोज़ करते हैं कि आप पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बना दें। उसमें पंजाब के 10 प्रोविंसेस बनेंगे, और अगर आप आगे चलें सिंध में तो सिंध के 7 डिफरेंट आपके प्रोविंसेस बनेंगे। केपी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके डिवीजन्स हैं उसमें डेरा इस्माइल ख़ान है, बन्नू है, हज़ारा है, कोहाट, मालाकंड, मर्दान और पेशावर। ये 7 प्रोविंसेस हम कहते हैं कि अगर आप केपी में बना दें तो हमारे शायद बहुत सारे मसले यहाँ पे हल हो सकेंगे। इसी तरह बलूचिस्तान में भी 8 डिवीजन्स हैं, तो हम ये प्रपोज़ करते हैं कि आप इनको 8 डिवीजन्स में, इनको 8 सूबों में आप इनको ले जाएं। ये तो हमारी एक जो प्रपोज़ल है उस पे हम बात करते हैं, लेकिन इस पे फिर बहुत सारी आगे बातें हमसे होती हैं और हम सवाल किए जाते हैं। मेनली सवाल ये होता है कि जी अगर आप ये बना देंगे इतने ज़्यादा सूबे तो ये मैनेजेबल नहीं होंगे, इकोनॉमिकली ये मैनेजेबल नहीं होंगे। लेकिन हमने इस पे काम किया है। जब आप सवाल जवाब में आएंगे और हम बात करेंगे तो ये मैं आपको बता सकूंगा कि एक्चुअली ये हमें कॉस्टली नहीं पड़ेंगे, बल्कि हमें ये इनको गवर्न करना हमारे लिए इकोनॉमिकल भी हो जाएगा। जो अभी हमने बात की, डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब ने भी बात की, जो सर्वेज डिफरेंट इंटरनेशनल सर्वे हुए हैं उनकी बात में डाटा आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। उसको हम अगर देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है जो यूएन की स्टडी के मुताबिक हुआ, उसमें 167 कंट्रीज़ को उन्होंने सर्वे किया और हम 140th नंबर पे उसमें पहुँचे। दुनिया में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 140th नंबर पे हैं आउट ऑफ 167। अब देख सकते हैं वही आएगा आपका बॉटम 10%। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 कंट्रीज़ को सर्वे किया गया एंड वी आर एट 168th पोजीशन। रूल ऑफ लॉ 142 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ एंड वी आर एट 129th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूख कितनी है हमारे मुल्क में, 127 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ एंड वी आर एट 109th पोजीशन। कितने लोग भूखे हैं। जो स्टंटेड ग्रोथ हो रही है हमारे बच्चों की, 44% बच्चे ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा। 44% आधे बच्चे तकरीबन
जिनकी स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है। यू आर डॉक्टर्स, आपको पता है स्टंटिंग ग्रोथ क्या होती है। ना उनका ब्रेन डेवलप होगा, ना उनकी बॉडी डेवलप होगी, एंड दे आर 44%। हमें अभी हमने बात शुरू की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू की। हमारा मज़हब हमें ये कहता है कि अगर आपके हमसाए में कोई भूखा सो गया है तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह पूछेगा उसके बारे में। 44% बच्चों को अगर खाना नहीं मिलेगा तो इसका जवाब भी तो पूछा जाएगा। सिर्फ हुक्मरानों से नहीं पूछा जाएगा, हम सब से पूछा जाएगा। हम सबको ये जवाब देना पड़ेगा कि हम खाना खा रहे थे लेकिन हमारे आधे बच्चे ऐसे थे जो भूखे थे, जिनको खाना नहीं मिल रहा था। आपके पास यहाँ पे आने का जो एक मकसद है मेरा, वो ये भी है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने ये हकीकत भी रखना चाहता हूँ और मैं इसका हल भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अगर हम सब लोग इससे एग्री करें तो हम इसके लिए आगे बात भी बढ़ाएं, अपने लिए हर कोई अपनी जगह पर इसकी कोशिश भी करे। और ये सिर्फ मज़हब की बात नहीं है, अल्लाह को तो जवाब देना है, वो तो देना पड़ेगा। बट आप वो जनरेशन हैं जो अपने करियर की पीक पे होंगे इन 15-20 ईयर्स। ये आपके पाँव की सबसे बड़ी बेड़ियाँ होंगी जो बच्चे ग्रो ही नहीं कर रहे। ये अनएम्प्लॉयबल यूथ हम पैदा कर रहे हैं जो न सिर्फ ये कि खुद काम नहीं कर रही होगी बल्कि काम करने वालों को भी शायद काम नहीं करने दे रही होगी। दे आर 44%, ह्यूज नंबर। अगर आप सोचेंगे तो शायद सोना मुश्किल हो जाएगा रात को। एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर भी 38% लोगों के पास सिर्फ है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 25 मिलियन, 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल नहीं जा रहा, और इसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है हमारे अलावा जिसका 2.5 करोड़ बच्चा आज की तारीख में 2025 में 21st सेंचुरी में जिसका 25 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। इंडिया इज़ 150 करोड़ पॉपुलेशन कंट्री। उनके आउट ऑफ स्कूल बच्चे अगर मैं यहाँ पे आपको चैलेंज करूँ, कोई बता ही नहीं सकेगा। और मैं भी जब रिसर्च कर रहा था तो आई वाज शॉक्ड। लेस देन 2 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे आउट ऑफ 150 करोड़। और हम 25 करोड़ में से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 44% की स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है और हम अभी तक इसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं हैं। अपनी गवर्नेंस जो अब नताइज दिखा रही है, ऐसा अब कोई नहीं। जब हम आपकी एज में थे तो हमें लोग बताते थे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो ये हो जाएगा। अब ये हो चुका है। हम आपके सामने ये बात नहीं कर रहे कि अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर ये होगा। अब नाउ वी आर इनटू इट। इस प्रॉब्लम में हम आ चुके हैं। अब इससे बाहर निकलने का रास्ता हमने देखना है कि हम इसमें से किस तरह हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। दुनिया में नए सूबे बनते हैं। हर मुल्क अपनी ज़रूरत और अपनी गवर्नेंस की डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए सूबे बनाता है। इंडिया इसमें सबसे आगे है। मैंने जैसे आपको बताया, इंडिपेंडेंस के टाइम पे उनके पास 9 स्टेट्स थी जो अब 39 हो गई हैं। और ये मेरे पास पूरा डाटा, आप सवाल करेंगे, आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जहाँ भी उन्होंने सूबों को तकसीम किया वहाँ पे उनके रिज़ल्ट्स आर रिमार्केबल। उनकी जीडीपी बढ़ गई है प्रोविंसेस की, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उनके बढ़ गए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट आपकी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि उसने आपसे टैक्स इकट्ठा करना है, और सिर्फ इसलिए नहीं होती कि उसने किसी को जेल में डालना है या किसी की पिटाई करनी है।
हुकूमत आपकी ट्रेनिंग भी करती है, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देती है। तो वो काम अब हमारी हुकूमतें नहीं कर रही, बिकॉज दे आर टू बिग फॉर दैट। तो उसकी हम बात करेंगे अगर आप कहेंगे। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, ये जब कर रहा था इंडियन स्टेट्स को मैं देख रहा था वो कैसे काम कर रही हैं, तो वहाँ जीडीपी कैलकुलेट होती है हर स्टेट की, और फिर कंपैरिजन होता है, फिर उस पर बात होती है कि कौन सी स्टेट है जिसकी जीडीपी ने ग्रो किया, कहाँ तेज़ ग्रो किया और कहाँ पे ग्रो नहीं कर सकी। और यही चीज़ मैंने पाकिस्तान में करने की कोशिश की। मैंने कहा हम अपने भी प्रोविंसेस को देखें कि इनकी जीडीपी कैसे है, तो पता चला हम तो ये कैलकुलेट ही नहीं करते। हम फेडरल लेवल पे इसको कैलकुलेट करते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे हम इसको कैलकुलेट ही नहीं करते। तो हम तो किसी इस तरह के कंपटीशन में पढ़ना ही नहीं चाहते। ये कुछ मेरा ख्याल है ये बातें थी। इसमें अब आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो आई वुड लव कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं और उसमें हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, ताकि आपको जो कुछ भी आपके जहन में सवाल हैं वो हों और मैं उसका अगर जवाब दे सकूं तो मैं उसको जवाब दूं। तो द क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी इसमें हल नहीं होते। जी 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 मियाँ साहब, जी जी प्लीज़। आई एम प्रोफेसर वाइस चांसलर गंधारी यूनिवर्सिटी। आपसे पहली मुलाकात मेरी तब हुई थी जब आप मेयर थे। अताउल्लाह कासमी साहब के साथ आपके ऑफिस आए थे, आपको याद नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह नौजवान आप उस वक्त थे अब भी हैं, अल्लाह सेहत से रखे। पाकिस्तान हमारी माँ है और हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के इसको कायम किया, और आपके ये स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं इसका मैं हामी भी हूँ और तईद भी करता हूँ। जैसे आपने बुनियादी बात की, एक प्रोटोकॉल का ख़र्चा जो कम होगा, जो दिन का एक वज़ीर आला या गवर्नर का है, वो आप अंदाज़ा लगाएं कितना है। जैसे मैंने कहा पाकिस्तान हमारी माँ है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। लेकिन गज़ा का ये रिसेंट वाक़यात जो हुए, हम तो कहते हैं उम्मत एक जिस्म की मानंद है। तो अल्लामा इकबाल एक विजनरी आदमी था, उसकी एक बात मुझे याद आई कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है। लेकिन अब जो जोग्राफिकल वो दुनिया में इस तरह बन गए हैं, तो पाकिस्तान हमारी माँ है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक बुज़ुर्ग ने 80s में पेशनगोई की थी कि अक़वाम की एक वक्त आने वाला है कि अक़वाम आलम की हाँ और ना पाकिस्तान की हाँ और ना में होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त तकरीबन आ गया है। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की। हमने गंधारी यूनिवर्सिटी में इसको, जब प्लानिंग कमीशन ने हमें टास्क दिया यूनिवर्सिटीज़ को, हमने सोचा कि अगर इसको हम अपने रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो कैसे मेरे आवाम तक, मेरा जो आम आदमी है उसको अंग्रेज़ी तो नहीं आती, तो हमने इसको पश्तो में ट्रांसलेट किया और उनको हमने भेजा। आपने मशवरे पे बात की, तो हमारे यहाँ के शायर थे खुशहाल खान खटक, उन्होंने कहा है कि बंदोबस्त कायनात शिप खबर हो यो तरसल सदकशा सल तरजरो, कि कायनात का इंतज़ाम जो है ये मशवरे से है, और 1 से 100 का मशवरा बेहतर 100 से 1000 का। लेकिन मैं एक चीज़ आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ जो बड़ा बुनियादी बात है। चैलेंजेस की बात जब हम करें तो पाकिस्तान का जो है क्लाइमेट रेजिलियंस, इसका बहुत बड़ा आने वाला चैलेंज है, और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। थैंक यू। शुक्रिया जी। मेरे से कुछ ख़ास सवाल तो था नहीं, तो आपने खुद ही जवाब दे दिया, ठीक हो गया जी। आप करना चाह रहे थे अनाउंसमेंट भी करना। Assalamu alaikum sir. My name is Aliza Batul and I'm a student of Rahman College of Nursing. Sir, my question to you is, how can we reduce corruption and nepotism in public offices and promote like merit-based system, so that a fair Pakistan that our Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah imagined for us, sir? बेटा अगर आपने सुना, शायद मैं वाज़े कर नहीं सका, जब मैंने बात शुरू की, जो एक UN की स्टडी है जो पाकिस्तान एट 100,
उसमें मैंने एक बात की कि करप्शन तब होती है जब आपके इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं। तो अगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करेंगे और हमें जस्टिस मिलेगा हमारी कोर्ट से, सब जगह से, तो करप्शन कम होगी इंशाल्लाह। अभी तो शायद हम इतने ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी गवर्नेंस में, इतने बड़े बड़े सूबों की, कि हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने का मौका ही नहीं मिल रहा। अगर आप कोर्ट्स का मेरे पास डाटा है, अगर आप उस पर बात करना चाहें, एक जज जिस दिन अपनी कोर्ट में बैठता है, राइट फ्रॉम सिविल जज, सेशन जज या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज, उसके सामने 100 केसेस रखे जाते हैं, 50 केसेस रखे जाते हैं, जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं होता उसका फ़ैसला करना। उससे क्या होता है, या तो कुछ केसेस हैं जो सुने नहीं जाते, उन पे आगे डेट मिलती है, और जो सुने जाते हैं उसमें क्वालिटी कभी भी नहीं बन सकती। जब आप ओवरवेल्म होते हैं अपने काम की वजह से, तो आप क्वालिटी डिलीवर नहीं कर सकते। तो तरीका यही है कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करें, और उसमें आप जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, अगर वो ये चाहे कि करप्शन ख़त्म करनी है, तो उसके लिए पॉसिबल होगा उसको ख़त्म करना, क्योंकि मैनेजेबल पॉपुलेशन होगी, मैनेजेबल यूनिट होगा, उसमें वो अपने किसी भी चीज़ को अगर ला के इम्प्लीमेंट करना चाहेगा तो वो कर सकेगा। एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं इसीलिए मैंने उस पर बात नहीं की थी कि आपके क्वेश्चंस आएंगे तो उस पर बात करेंगे। हमारे पास जो एक सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में है वो लैक ऑफ लीडरशिप है। कुछ लीडर हैं हमारे पास आज जो हैं, बट लैक ऑफ लीडरशिप जो ऑर्गेनिकली ग्रो करके हमारे सामने आए, जो कभी जैसे हम सूबों की बात करते हैं, अगर हमारे 33 प्रोविंसेस हैं और 1, 2, 4, 6 ऐसे चीफ मिनिस्टर आते हैं जो अपने सूबे की तकदीर बदल देते हैं, तो वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे नेशनल लीडरशिप पे आएंगे और मुल्क में आएंगे विद एक्सपीरियंस। अभी हमने देखा इंडिया में अगर एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कैसे बन सकता है कि उनका सिस्टम अलाउ करता है इस चीज़ को। हमारे सिस्टम में ये चीज़ है ही नहीं। और एक चीज़ और मैं आपके सामने कहना चाहूँगा, दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा मिडिल क्लास से आती है। आप पढ़ा करें, आप लीडर्स की जो बुक्स हैं, जो उनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में लिखी जाती हैं, तो आपको पता चलेगा बहुत कम, रेयर ऐसी कहीं पे लीडरशिप आती है जो रिच ऑफ द रिच आते हैं। कोई ट्रम्प साहब आ गए कभी अमेरिका में, कभी बर्लस्कोनी एक इटली में आ गए, कभी हमारी लीडरशिप जैसी है वो आ गई। बट मेजॉरिटी, आई वुड से more than 90% political leadership in the world is coming from middle class, और वही डिलीवर कर सकते हैं। जो पहले से आप में सबसे ज़्यादा अमीर है, अगर वही आपका लीडर होगा तो उसको आपके मसलों का तो पता ही नहीं होगा क्या है। तो हमारी नई लीडरशिप आप लोगों में से आए, यूथ में से आए और मिडिल क्लास में से आए, वही आपके मसलों का इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म हल करेगी और करप्शन को भी कंट्रोल करेगी और सब करेगी इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। That was a really insightful session. Thank you. I'm Manahil Jabeen from final year RCD. सर, आपने मेंशन किया कि हमारी रीजनल इंस्टेबिलिटी है, रीजनल इनइक्वलिटीज़ है, लोकल गवर्नमेंट इज़ नॉट दैट एम्पावर्ड। लाइक वी हैव 3 layers ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उसमें लोकल गवर्नमेंट डजंट वर्क उस तरह से। तो आपको नहीं लगता कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, इट विल स्टिल बी, द पावर विल स्टिल बी नॉट डिसेंट्रलाइज्ड विद मोर प्रोविंसेस, और वही ब्यूरोक्रेसी विल स्टे कंटिन्यूड, बल्कि इवन मोर। मुझे लगता है कि strengthening the local government that's already existing is a much better option. What's your opinion on that? Local government is actually is the answer अगर हम इसको डिसेंट्रलाइजेशन में देखें। बट पिछले 80 ईयर्स में हमने टाइम एंड अगेन लोकल गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस किया, और कोई भी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट कभी भी ऐसी नहीं आई जिसने लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट किया होगा।
हमेशा मार्शल लॉ में लोकल गवर्नमेंट्स बनती हैं और पॉलिटिकल गवर्नमेंट आके इसको ख़त्म, पहला काम यही करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म करते हैं। तो ये पॉसिबल हुआ नहीं है। जब हम बात करते हैं प्रोविंसेस की, तो हो सकता है कि ऐसे आपके चीफ मिनिस्टर्स बने जो लोकल गवर्नमेंट को लेके आएँ, जो अपना इख्तियार छोड़ने के लिए तैयार हों। आप 18th अमेंडमेंट जो हमने की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उसको आप पढ़ें तो वो डेवोल्यूशन के लिए थी। उसमें यह कहा गया था कि फेडरल गवर्नमेंट अपने इख्तियारात को डिवॉल्व करेगी टू प्रोविंस और प्रोविंस उसको डिवॉल्व करेगा टू डिस्ट्रिक्ट्स। वो फेडरल गवर्नमेंट ने तो डिवॉल्व कर दिया, सारा पैसा प्रोविंसेस के पास आ गया और फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त बैंकरप्सी पे बैठी हुई है। बट जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी चारों सूबों में, किसी ने अपने वसाइल को डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिवॉल्व नहीं किया और उसका नतीजा है ये जो इनइक्वालिटीज़ की हम बात करते हैं कि प्रोविंशियल कैपिटल्स में पैसे लग रहे हैं और किसी इलाके में डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप सूबे को छोटा करें, वहाँ पे आप 33 चीफ मिनिस्टर्स लेके आएँ, उनमें से कुछ लोग, सारे एकदम से आगे नहीं बढ़ेंगे और एकदम से मसले हल भी नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप होना शुरू होगी। ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप होगी जो ये रियलाइज़ करेगी कि इख्तियारात को बांटने में ज़्यादा फ़ायदा है, उनको एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखने में नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है। तो जो पब्लिक का नुकसान है वो पब्लिक के लीडर का नुकसान भी होना चाहिए, और वो उस वक्त होगा जब गवर्नमेंट आपके करीब होगी, जब आपके सूबे छोटे होंगे और लोगों को भी ये पता होगा कि हमने डिलीवर करना है तो प्रमोट होना है। अभी तो हम किसी और तरीके से प्रमोट होते हैं, अभी तो प्राइम मिनिस्टर किसी और तरीके से आता है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा सवाल है, आपने एजुकेशन सेक्टर को यहाँ पे डिस्कस किया है जिस तरह कि आपने वो एक स्पेसिफिक अमाउंट बताया कि इतने लोग हमारी कंट्री में अनएजुकेटेड हैं, तो फिर सर इसके लिए क्या स्टेप्स आपने लिए हैं? मतलब ऑलरेडी आप एजुकेशन सेक्टर से वो वाबस्ते हैं, तो फिर इसके लिए आपने क्या वो सोल्यूशन प्लान निकाला है कि जिस पे मतलब हम काम करके इस एजुकेशन के प्रॉब्लम को यहाँ पे वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं? बेटा, इसमें प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले करता है। आप आज एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं, अगर ये नहीं बनता तो आप लोग डॉक्टर नहीं बन सकते थे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की इंटरवेंशन हमेशा एक छोटी इंटरवेंशन होती है। हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने अपना काम करना है, जो गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रही। जगह जगह पे प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। हमारे अपने ग्रुप में 6.5 लाख स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, बट हम गवर्नमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। असल जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये गवर्नमेंट की है। जहाँ गवर्नमेंट फेल होती है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आता है, परफॉर्म करता है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान में। बट कोई बड़ी से बड़ी NGO दुनिया में गवर्नमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि मुझे इस वक्त मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वो KP का नंबर नहीं है, लेकिन पंजाब में मैं आपको बता सकता हूँ कि 60,000 स्कूल्स हैं जिनको आप लाहौर में बैठ के चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं चल रहे। तो उसका ये नतीजा है कि हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी इतने हैं। हमारे एक और भी एक पाकिस्तानी NGO है असर के नाम से, उन्होंने एक सर्वे किया और उन्होंने बताया कि क्लास 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 40% ऐसे हैं जो क्लास 2 की किताब पढ़ नहीं सकते। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं जिनकी स्टंटिंग हो वो अलग से हैं। क्वालिटी इनकी ये है, जो स्कूल जा रहे हैं उनकी क्वालिटी ये है। तो ये गवर्नमेंट करेगी और हमें गवर्नमेंट का ही मॉडल डिस्कस हम कर रहे हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट हो कि जो ये सब काम कर सके। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज सवेरा अनम, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम RMC. Sir, we wanted to know that how will the new provinces will share the resources and it will be an equity among the new provinces. How will we ensure this? हमारे जो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली
90% रिसोर्सेज जो प्रोविंसेस को मिल रहे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, और वहाँ पे एक NFC अवार्ड होता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन एक बना हुआ है जो प्रोविंसेस को के दरमियान डिवाइड करता है रिसोर्सेज को, जो हमारे फेडरल रिसोर्सेज हैं। वो बजाय 4 प्रोविंसेस को डिस्ट्रीब्यूशन करने के वो 33 को कर देगा और ज़्यादा इंसाफ के साथ हो जाएगा हर जगह। अभी हमने 5 कैपिटल सिटी किए हैं, हो सकता है चलो 33 कैपिटल सिटीज़ तो हम बना लें, अगर उससे ज़्यादा नहीं भी कुछ करते तो वो रिसोर्सेज फेडरल गवर्नमेंट दे रही हैं। सूबों को रिसोर्सेज जनरेट करने चाहिए लेकिन अभी तक नहीं कर रहे। वो भी एक वजह होगी कि अगर आप छोटे प्रोविंसेस बनाएं तो शायद गवर्नमेंट्स के पास टाइम ज़्यादा हो, वो ज़्यादा लोगों के करीब हों और वो रिसोर्सेज आपको आपके लिए इकट्ठे कर सकें। जी, Assalamu alaikum, sir. Thank you very much for your talk. I'm Sohail Abbas, student of Medical Lab Technology. My question is that how can youth engage and connect more effectively with policymakers and government officials, sir? Thank you, sir. अभी तो बड़ा आसान हो गया, सोशल मीडिया अवेलेबल है आपको, तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं, आप अपनी राय बड़ी दूर तक पहुंचा भी सकते हैं। एक्चुअली यूथ के सामने आने का हमारा मकसद भी यही है। ये बात अगर आप 20 साल पहले 30 साल पहले करते तो ये थी कि आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे अपनी बात करेंगे। नाउ यू हैव सोशल मीडिया, आपके हाथ में फ़ोन है, आपकी फॉलोइंग बनती है जब आप एक कोई अच्छा काम करते हैं। और अगर हम सब लोग मिलके इस पे अग्री करें कि ये हमारा वे फॉरवर्ड है और इसके ऊपर आप बात करना शुरू करें। अभी तक ये हमारी एक प्योर एकेडमिक डिस्कशन है, लेकिन अगर आप सब लोग इसमें शामिल होंगे तो ये हमारी एक तहरीक बन सकती है। और पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा वो काम करने की कोशिश करती है या कम से कम दावा करने की कोशिश करती है जो अवाम में मकबूल होती है। तो अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगे और अगर ये पब्लिक में इसकी पजीराई मिले इसको, तो ज़रूर आपके लीडर इसको देखेंगे और इस पर बात करेंगे। वैसे मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ में नए प्रोविंसेस की बात करती रही है। बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 में जो अपना मैनिफेस्टो दिया उसमें क्लियरली उन्होंने न्यू सोशल ऑर्डर की बात की और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को उन्होंने कहा हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनाएंगे और हम हर डिस्ट्रिक्ट को इंडिपेंडेंट करेंगे। हुआ नहीं बाद में, वो एक अलग से बात है, बट उन्होंने इसकी बात की। नवाज़ शरीफ ने हमेशा केपी में आपके सामने वो हज़ारा सूबे की बात करते रहे, सराइकी सूबे की बात करते रहे और नए सूबों की बात करते रहे। इमरान खान साहब ने, मेरे पास क्लिप है आपको मैं सुना सकता हूँ, उन्होंने एग्जैक्टली ये बात की जो हम कर रहे हैं कि हर डिवीज़न को सूबा बनना चाहिए। तो पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल सब के सब, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, सब ने नए सूबों की बात की है, लेकिन क्योंकि इनफ पब्लिक सपोर्ट नहीं कभी हुई, हम बात सुनते हैं, मैनिफेस्टोज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको फॉलो नहीं करते। तो ये सस्टेन्ड डिमांड कभी हमारी तरफ से नहीं हुई, बट जब होती है तो पॉलिटिकल लीडरशिप रिस्पॉन्ड करती है। तो यही हमें करना चाहिए। अगर हम सब ये बात करेंगे तो पॉलिटिकल लीडरशिप को इस पे आना पड़ेगा, इसकी बात करनी पड़ेगी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम अली खान फ्रॉम RCD फाइनल ईयर। सर आपने बात की कि प्रोविंसेस के नंबर ज़्यादा हो जाए, तो अब इसमें सर व्हेन यू रीड्राइंग द बाउंड्रीज़ तो आपको एक तो असेंबलीज़ में उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा सर मतलब पाकिस्तान में अभी आपने बात की है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट करती है, लेकिन सर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इज़ मोस्टली अपोजिशन पॉलिटिक्स, वो हम सबको पता है। अभी अगर एक बंदा आके उधर असेंबली में ये प्रपोज कर दे तो दूसरा बंदा उठ के वो इसे अपोज कर देगा, कहेगा कि नहीं पाकिस्तान इज़ नॉट इन अ स्टेट या अपोजिशन टू sort of redraw the boundaries because we have other problems like terrorism, insurgency, militancy, आपकी economic आप वो देख ले, तो as a whole
और आगे को तो वो कहते हैं कि नहीं हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर कल एक बंदा इसको असेंबली में प्रपोज करते तो दूसरे पार्टी वाला बंदा उठ के कहेगा कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग या वो वट एवर द रीजन इज, तो सर उसमें फिर हाउ वुड यू गेट अ 2/3 मेजॉरिटी एंड हाउ वुड यू रीड्रॉ द बाउंड्रीज फॉर द प्रोविंसेस? थैंक यू। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि अब लीडर्स की बात बाद में करते हैं। आप लोग एग्री करते हैं, आप एग्री करते हैं? अगर आप लोग एग्री करेंगे तो हम अगली बात ये करेंगे कि आप पाकिस्तान में रेफरेंडम करा लें। आप छोड़ दें पॉलिटिकल लीडरशिप को, आप 2/3 मेजॉरिटी को छोड़ दें, आप रेफरेंडम कराएं, आप देखें अवाम क्या चाहती है। अगर लोग ये चाहते हैं, और ये प्योरली आप लोगों की एम्पावरमेंट है। देखिए हम अभी आपके सामने आ रहे हैं, हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, चौधरी साहब जा रहे हैं, बाकी शफीक साहब हमारे सारे दोस्त, हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। यूथ पाकिस्तान में हम कहते हैं 64%, बट उसमें पढ़ी लिखी यूथ कितनी है? वो आप लोग हैं जो 1% भी नहीं बनते। बट यू आर फॉर्चुनेट 1% ऑफ दिस कंट्री। आप हैं कि अगर आप फैसला करेंगे, आप चलेंगे, नेशन विल फॉलो। जो 64% में पढ़े लिखे नहीं हैं उनको तो कोई फॉलो नहीं करेगा। उनकी जिम्मेदारी भी तो हमें उठानी पड़ेगी, जो फॉर्चुनेट हैं, जो इस लेवल तक पहुँचे हैं। और मैंने अर्ज़ किया यू आर बेयरली 1% ऑफ दिस नेशन, बट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% की है। और अगर आप लीड करेंगे, सोसाइटी आगे जाएगी, आप अपने करियर में आगे जाएंगे। अगर सोसाइटी आगे नहीं जाएगी तो आप अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप कितनी भी मेहनत इंडिविजुअली आप कर लें। तो हमें ये जो 1% है इसको लीड करना है इस मुल्क को। सिर्फ अपने लिए आप ना सोचें। जब आप अपनी सोसाइटी के लिए सोच रहे होंगे, सोसाइटी आगे जा रही होगी, आप भी आगे जा रहे होंगे। हम क्यों पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और हम सक्सेसफुल हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी प्रोफेशनल लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के लिए सपोर्टिव है, आपको मौका मिलता है आगे बढ़ने का। तो हमारी सोसाइटी सपोर्टिव क्यों नहीं हो सकती? हम भी ऐसे ही इंसान हैं, 2 हाथ 2 आंखें 2 कान तो हमारे भी हैं। और आप लोग जब compete करते हैं दुनिया में जाके, तो आप आगे निकलते हैं दुनिया में। यू हैव बेटर टैलेंट देन एवरीबडी। हमारे कितने डॉक्टर्स हैं जो बाहर जाते हैं और उनके लोकल डॉक्टर्स से कितना आगे निकलते हैं वो लोग। तो चलें हम यहाँ अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। हम इसको इतना कंड्यूसिव करें फॉर प्रोग्रेस कि ये हमारी सपोर्टिव सोसाइटी बने। और ये लोगों से बनती है, ये फरिश्ते आगे नहीं बनाते, या अल्लाह ताला बैठ के इसको नहीं बनाते। अल्लाह ने हमारे ऊपर छोड़ा है कि ये सोसाइटी है तो इसको आगे हमने लेके जाना है। जैसे बाकी दुनिया में नेशंस अपनी अपनी सोसाइटीज़ को आगे लेके गई हैं, हम भी लेके जा सकते हैं। हमारे अपने रीजन में चीन ने कहाँ से शुरू किया? आप हिस्ट्री चीन की पढ़ें तो ब्रिटेन ने क्या किया था, उनको ओपीएम पे लगाया हुआ था। पूरी नेशन ओपीएम का नशा करती थी। कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और आज वो दुनिया की दूसरी सुपर पावर तो हैं ही, अगर पहली नहीं भी अभी तक बने तो। इंडिया ने भी पिछले 30 साल में कितने लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला और कितने लोगों को उन्होंने आईटी में ट्रेन किया और कहाँ कहाँ पे किया। उनकी सोसाइटी भी आगे गई है। हम भी ये कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हुक्मरानों की तरफ ना देखें। हम ये ना कहें कि ये तो हुकूमत करेगी, नहीं हुकूमत नहीं करेगी, हम करेंगे। और आप कर सकते हैं, आपके सामने इसीलिए हम आए हैं कि आप कर सकते हैं। और जहाँ भी हम लोग गए हैं, पंजाब में, आपके पास, बाकी जगहों पे, मुझे ये, मेरी उम्मीद ये और ज़्यादा बढ़ी है कि हमारी यूथ, ये वाली यूथ जो पढ़ी लिखी यूथ है, ये लीड कर सकती है इंशाल्लाह हमारे मुल्क। Assalamu alaikum. Sir, my name is Zanira and I'm a final year physical therapy student. सबसे पहले sir, welcome to Peshawar, and my question to you is कि आज के दौर में हम देखते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत से लेवल्स पर डिवाइडेड है।
इस सेंस में कि पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोची, और अगर हम लोग सूबे के लिहाज से भी देख लें तो एक सूबे के अंदर भी बहुत डिफरेंट किस्म की डिविजन्स हैं, चाहे वो कास्ट की बेसिस पर हो या लैंग्वेज की बेसिस पर हो। तो सर अभी तो ये बातों में है, अगर ये चीज़ जियोग्राफिकली या ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर हमारी बाउंड्रीज़ बन जाती हैं, क्या हमारा मुल्क और डिवाइड नहीं होगा? क्या ये चीज़ और ज़्यादा, ये जो सेग्रीगेशन है, क्या ये ज़्यादा नहीं होगी? थैंक यू। चलें, काफ़ी सीरियस बातें हुई हैं, मैं आपको इसमें एक ज़रा लतीफ़ा भी सुना देता हूँ डिवीज़न के ऊपर। दो लोग बैठे हुए थे नजद में, नजद कहते हैं जो मक्का मदीना का वो इलाका है, अरब दो वहाँ पे बैठे हुए थे। एक ने दूसरे को कहा कि देखो कितनी अल्लाह ने करम कर दिया हमारे ऊपर कि इस वक्त मुसलमान दुनिया में 1.5 अरब से ज़्यादा है, इतनी बड़ी हमारी आबादी दुनिया में हो गई है। वो दूसरे ने कहा हाँ ठीक है 1.5 अरब तो हैं, लेकिन यार तुम समझते हो ये जो अजमी हैं, अजमी हम लोग हैं जो सारे 9 अरब हैं, उसने कहा ये जो अजमी हैं इनको तो ना कुरान की ज़ुबान आती है, ना हदीस की ज़ुबान आती है, ना इनको कोई मज़हब का पता, ये क्या मुसलमान है? उसने कहा ये तुम्हारी बात तो ठीक है, ये अजमी तो कोई मुसलमान नहीं है। उसने कहा देखो यहाँ भी आप देख लो, अरब में भी देखो दुबई में क्या हो रहा है, जुए खाने खुले हुए हैं, बारें खुली हुई हैं, फलाना हुआ हुआ, ये कौन से मुसलमान है? उसने कहा ये भी ठीक है, ये तो कोई मुसलमानों वाला काम नहीं करते। उसने कहा बाकी वो ईरान में देख लो क्या हो रहा है, फ़लानी जगह देखो क्या हो रहा है, तो यार ये क्या मुसलमान है? उसने कहा ये तो तुम्हारी बात ठीक है, ये तो कोई मुसलमान नहीं है, तो इसका मतलब हम 2 ही दुनिया में मुसलमान रह गए। उसने कहा नहीं 2 कैसे रह गए, तुम अपना आप देखो, तुम कहाँ से मुसलमान हो, अपनी करतूत देखो तुम। तो आखिर में वो अकेला एक मुसलमान रह गया। तो हम भी अगर डिवाइड होते चले जाएंगे, और ये मैं आपको, कभी आप इस पर गौर कीजिएगा, जो ग्रुप आपको तकसीम करना चाहते हैं, आप ये देखें कि आपको उस तकसीम में क्या कोई फ़ायदा होगा। मैंने बड़ा इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है। ये जो ग्रुप्स बनते हैं, आपको तकसीम करते हैं, उनके शॉर्ट टर्म फ़ायदे होते, उनके भी शॉर्ट टर्म फ़ायदे होते हैं, अवाम का कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होता डिवीज़न के अंदर। और दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्या केपी के अंदर एक ही ग्रुप है? बहुत सारे ग्रुप हैं। पंजाब के अंदर क्या एक ही ग्रुप है? बहुत सारे सूबों की डिमांड्स हैं वहाँ पे। सिंध के अंदर कितनी बड़ी मुहाजिर और मुकामी की तकसीम है। अगर उसके नीचे जाएं तो बलोची भी सिंध में रहते हैं और सिंधी भी सिंध में रहते हैं, उनकी भी तकसीम है। तो ये तकसीम को अगर आप तकसीम के ऊपर तकसीम करते चले जाएं तो वो तकसीम ही होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इंडिया में ये बहस बहुत ज़्यादा हुई। जब इंडिया में हमने भी, कायद-ए-आज़म ने जब ढाका में तकरीर की तो उन्होंने कहा हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू होगी, तो ढाका में फसादात हुए, बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे हंगामे हुए। और जो बंगाली थे उन्होंने कहा कि नहीं उर्दू हमारी ज़ुबान नहीं होगी, हमारी बंगाली ज़ुबान होगी। इसी तरह इंडिया ने जब हिंदी को अपनी ज़ुबान डिक्लेयर करना चाहा तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा हंगामे हुए। और जो इंडियन कैबिनेट उस वक्त थी उसने कहा कि एथनिक बेसिस के ऊपर हम कोई सूबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहले मुल्क तकसीम हो चुका है और पाकिस्तान बन गया, ये भी कहीं मज़हब होगा, कहीं एथनिसिटी होगी, तो ये भी तकसीम होगी, हम नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कमीशन बनाए, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, उन्होंने लोगों से बातें की और फिर एथनिसिटी के ऊपर वहाँ पे सूबे बने, आज तक बन रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव भी बने, एथनिक भी बने, और कोई वो तकसीम नहीं हुआ। आप भी अगर हमारे ये जो सूबे हैं, जो मैंने बात की ना कि हम मुल्कों से बड़े बड़े सूबे हैं, इनके अंदर बिल्कुल तकसीम की टेंडेंसी है। एक कोई उठ के कह सकता है कि जी केपी को अलग कर दो, हम पख्तूनिस्तान बनाएंगे। कोई कह सकता है कि जी कराची को अलग कर दो, हम वहाँ पे जना टाउन बनाएंगे। ये बातें होती रही हैं यहाँ पे। अगर आप इनको छोटा कर देंगे, अगर आप इनको 33 प्रोविंसेस में लेके चले जाएंगे, डिवीजन की बेस पे लेके चले जाएंगे, तो ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये ख़त्म हो जाएंगी, ये नहीं चल सकेंगी। इंडिया में खालिस्तान की मूवमेंट उन्होंने ख़त्म कर दी सूबे को तकसीम करके। आज इंडिया में नहीं खालिस्तान की मूवमेंट चल रही, कनाडा में और इंग्लैंड में चल रही है, इंडिया के अंदर नहीं चल रही। इसी तरह से आप, और ये सबसे बड़ा मसला आपका क्या है? आपका लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला है। लोग
ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह की, इवन बलूचिस्तान की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग हंगामा कर सकते हैं, जो लोग बम फाड़ सकते हैं, जो लोग ट्रेन रोक सकते हैं, वो ये चाहते हैं। और वो क्यों कामयाब होते हैं? क्योंकि इतने बड़े एरिए के ऊपर हमारी जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती हैं तो वो बड़ी थिन हो जाती हैं, वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकती हैं। तो अगर आप वहाँ एक एक डिवीजन के अंदर आपकी पुलिस होगी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, आपकी गवर्नमेंट होगी, तो वो अपने लोगों को जानती होगी, उन्हें पता है कौन का बाहर से आया है, कौन यहाँ पे रहता है, तो वो बेटर कंट्रोल कर सकेंगे। अभी रास्ते में आफ्ताब चीमा साहब हमारे दोस्त हैं, हम बात करते हुए आ रहे थे, एक ज़माने में लोग कनाडा की और यूएस की इमिग्रेशन लेते थे। उस वक्त ये हो रहा था कि वो अभी ज़्यादा नहीं पूछते थे, वो हमारा पासपोर्ट देखते थे कि आप कहाँ पे रहे हैं, तो हम पाकिस्तान में पासपोर्ट को स्टैंप नहीं करवाते थे लोग, और उनको पता नहीं चलता था कि ये यहाँ रहा है या पाकिस्तान में रहा है। तो वो 5 साल जब उसके पूरे होते थे नेशनलिटी मिल जाती थी। स्विट्ज़रलैंड में उनका जो सिस्टम था, वहाँ पे नेशनलिटी आपको फेडरल गवर्नमेंट नहीं देती, वहाँ पे यूनियन काउंसिल आपको रिकमेंड करती है, और यूनियन काउंसिल में कोई किसी से छुप ही नहीं सकता, कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता। तो जब आप के सूबे छोटे होंगे और आप एक दूसरे को, मैं एक डिवीज़न में अगर बलूचिस्तान में हूँ तो मैं एक डिवीज़न के लोगों को जानता हूँगा, मेरे लिए बड़ा आसान होगा आइडेंटिफाई करना कि कौन क्रिमिनल है, कौन सेपरेटिस्ट है, कौन बाहर से आके ये सब कुछ कर रहा है। तो ये चीज़ें कंट्रोल होंगी इंशाल्लाह। ये जो मूवमेंट्स है ये ख़त्म होंगी, ये डिफरेंसेस ख़त्म होंगे, और हम अल्लाह करे कि इस काबिल हों कि इन डिफरेंसेस के अंदर रह के भी खूबसूरती है बड़ी। अगर एक ही तरह के लोग एक जगह पे रहना शुरू हो जाएं तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मैं आपको सिंगापुर की मिसाल देता हूँ। सिंगापुर जब बन गया तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग बनाई अपने लोगों के लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाई, एंड ही मेड श्योर, वहाँ भी बहुत ज़्यादा एथनिसिटीज़ हैं, एक तरह के लोग नहीं हैं, तो ही मेड श्योर कि एक बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर एक एथनिसिटी के रोड नहीं रहेंगे। जितने भी एथनिसिटीज़ हैं वो एक बिल्डिंग में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहेंगे, ताकि वो आपस में मिलें जुलें, आपस में एक दूसरे को देखें, समझें और इकट्ठे मिल के चलने के लिए उनमें जज्बा हो। तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं और इंशाल्लाह करेंगी जब आप उसमें आएंगे। और सबसे बड़ी बात, महरूमी लोगों को सेपरेटिज़म पे लेके जाती है, और अगर आपकी एक गवर्नमेंट ऐसी है कि वो आपके लिए कुछ कर रही है और आपको नज़र आ रहा है, तो कभी इस तरह की नेगेटिविटी फिर उस जगह पे नहीं फैलती। अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक अली, डायरेक्टर ऑपरेशंस RMI से। पहले तो आपकी गुफ्तगू सुनकर बहुत अच्छा लगा जी, और बहुत खुशी हुई कि हमारे यूथ, जिसमें से 6.5 लाख तो कम से कम आपके स्टूडेंट हैं, उनका मुस्तकबिल और उनकी सोच के मेहमान आप हैं। बहुत ही खुशी हुई आपकी बातें सुनकर। नए प्रोविंसेस, छोटे प्रोविंसेस के बारे में बात काफ़ी अरसे से जारी है, जिस तरह मीडिया पे भी और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स। मेरा क्वेश्चन पार्शली आपने आंसर भी कर दिया है गुफ्तगू के दौरान, थोड़ा सा और वजाहत चाहूँगा। एक तो इस दफ़ा हम क्या मुख्तलिफ कर रहे हैं कि अपार्ट फ्राम के जनरेटिंग पब्लिक ओपिनियन और एजुकेशन के सिलसिले से। दूसरा, किसी भी पॉलिटिकल चेंज के लिए और सोशल चेंज के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी जगह पे भी बहुत सारे मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सब का कितना बाय-इन है और कितना हम मज़ीद जनरेट कर सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो आंसर मिल गया, कुछ और भी अगर इसको एलिब्रेट कर सकें, और कितने हम होपफुल हैं कि इस आइडिया का बाय-इन जो है मज़ीद आइंदा सालों में हो सकता है और कैसे हो सकता है। शुक्रिया जी। नहीं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं जी। हमें अपनी यूथ से बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद है, और अगर हम इस चीज़ को समझ लें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हम अपने लिए करेंगे। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। वो क्या इंटरेस्ट है कि मैं एक अच्छी सोसाइटी में रहना चाहता हूँ। अगर सोसाइटी अच्छी होगी, मैं उसमें रहूँगा, तो मेरी ग्रोथ होगी, मेरे बच्चों की ग्रोथ होगी। एक अगर सेगमेंटेड सोसाइटी में रहूँगा जहाँ पे क्राइम भी है, जहाँ पे करप्शन भी है, जहाँ पे सब कुछ है, तो हमारी आने वाली नस्ल क्या करेगी। हिलरी क्लिंटन ने एक किताब लिखी है, उसमें उसने कहा कि यू नीड अ होल विलेज टू ग्रो अ चाइल्ड।
बच्चे सिर्फ घरों के अंदर नहीं तरबियत पाते, उन्हें पूरी एक सोसाइटी चाहिए तरबियत के लिए। उनका स्कूल भी अच्छा होना चाहिए, उनकी सराउंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उनके दोस्त भी अच्छे होने चाहिए। सिर्फ माँ बाप घर के अंदर तरबियत नहीं कर सकते, तो हमें अपनी सोसाइटी बनानी है, उसके अंदर हम रहेंगे तो हमारे बच्चे, आप लोग ग्रो करेंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। और हम सबको ये अपना मसला बनाना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे लिए कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, ये काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट कौन है? हम सब गवर्नमेंट हैं। हम अगर इकट्ठे होकर कुछ करेंगे तो वो होगा, वो करना पड़ेगा हर किसी को। सिर्फ हमें अपने अंदर अवेयरनेस चाहिए, हम कन्विंस हों कि हमने ये करना है और फिर करें, दूसरे किसी और का इंतज़ार किए बगैर आप ये काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अगर हम कोशिश करें, हम स्ट्रगल करें, पाकिस्तान को डिवाइड करें छोटी छोटी सूबों में, तो क्या होगा सर? If Pakistan government change after 5 years, will the policies be continue? 4 सूबे हमने बनाए हैं, हम आज तक 5वां नहीं बना सके, तो पॉलिसी इज़ कंटिन्यूइंग। अगर हम 33 भी बना लेंगे और एक दफ़ा सूबा बन जाए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाए और उसके स्टेक होल्डर्स पैदा हो जाएं, तो इसको रिवर्स कोई नहीं कर सकता। ये मैं अभी एक फिगर देख रहा था आपके सामने, मेरी पहले इस पर बात नहीं हुई एजुकेशन पे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्वे किया जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने सर्वे किया स्कूल्स के बारे में, और उसमें उन्होंने 4 कैटेगरीज़ में पाकिस्तान के स्कूलों को तकसीम किया। एक उसमें वेरी हाई कैटेगरी स्कूल्स, हाई कैटेगरीज़, मीडियम एंड लो कैटेगरी, 4 कैटेगरीज़ में पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स को उन्होंने तकसीम किया। उसमें इंडेक्स था, वो लंबा है, बट मैं आपके सामने ये पढ़ता हूँ। जो वेरी हाई कैटेगरी स्कूल्स हैं, उसका मतलब ये था कि जो पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उसमें 80 to 100 पॉइंट्स अगर कोई स्कूल लेगा तो वो वेरी हाई कैटेगरी में आएगा। पूरे पाकिस्तान में एक भी स्कूल ऐसा नहीं था जो इस वेरी हाई कैटेगरी में फॉल करे, एक भी स्कूल। उसके बाद हाई कैटेगरी है जो 70 to 80 मार्क्स लें इस सर्वे के अंदर, उनको उन्होंने कहा कि हम कहेंगे कि ये हाई कैटेगरी स्कूल है। उसमें पूरे पाकिस्तान में ये डिस्ट्रिक्ट्स का है, अलग अलग स्कूलों का नहीं, उसकी एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रिक्ट का, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट। वेरी हाई में एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, हाई में सिर्फ एक है, दैट इज़ इस्लामाबाद। किसी सूबे में एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो इस सर्वे में 70 to 80 मार्क्स ले सका होगा। उसके बाद है आपका मीडियम डिस्ट्रिक्ट, उसको उन्होंने कहा जो 55 to 70% लेगा। उसमें बलूचिस्तान का एक भी स्कूल नहीं है मीडियम में, केपी के डिस्ट्रिक्ट एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, केपी के 16 डिस्ट्रिक्ट्स उसमें आते हैं, और आपके पंजाब के 32 डिस्ट्रिक्ट्स उसमें आ रहे हैं, और सिंध के सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मीडियम कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद लो है, उसमें हर कोई आ जाता है बिकॉज वो 0 to 55 है। तो बलूचिस्तान के ऑल 33 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन लो कैटेगरी, ऑल 33। केपी में मैंने आपको बताया मीडियम में 16 थे, लो में 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो मेजॉरिटी इज़ 0 to 55 पे बैठी हुई है। पंजाब में लो 4 हैं और सिंध में 22 हैं आउट ऑफ 30 जो आपकी लो कैटेगरी में आते हैं। ये हमारी अपनी गवर्नमेंट का सर्वे है, ये हमारी, और इनमें फर्दर ये डिवीज़न है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स जो लाहौर के करीब हैं पंजाब में, उनकी हालत कुछ बेहतर है, जैसे जैसे लाहौर से दूर हो जाते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। इसी तरह जो कराची के करीब हैं, जो पेशावर के, कोयटा के करीब हैं, उनकी हालत कुछ बेहतर है, जैसे जैसे आप दूर होते चले जाते हैं हालत ख़राब होती चली जाती है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ सिमरन अख्तर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सर, आपने पहले लीडर्स से बात की कि लीडर्स होने चाहिए, सो हाउ कैन लीडरशिप प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और डिफरेंट यूथ प्रोग्राम्स हेल्प डेवलप नेशनल लीडर्स फॉर फ्यूचर? माई क्वेश्चन इज़ दैट सर।
बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है। लीडरशिप प्रोग्राम्स भी होने चाहिए और उनमें ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, बट बेटा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। जो इलेक्शन लड़ रहा होता है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही होती, वो उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग है। इसीलिए हम ये तजवीज़ करते हैं कि आप 33 प्रोविंसेस बनाएं, एक चीफ मिनिस्टर आएगा या मिनिस्टर आएगा, 33 कैबिनेट्स होंगी, 33 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होनी है और उस ट्रेनिंग के बाद वो नेशनल लीडरशिप में आए अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे। अभी हमने बात की थी चाय वाला बन गया इंडिया में, उस चाय वाले ने पहले गुजरात में वो चीफ मिनिस्टर बना, वहाँ उसने परफॉर्म किया। और जब हम 2014 में उनका पहला इलेक्शन था, तब पाकिस्तान इंडिया के अभी ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं थे, हमारी मीडिया इंटरेक्शन उनके साथ रहती थी, तो हर किसी का वहाँ पे ये ख्याल था और हमारा भी था उनका एनालिसिस करते हुए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो बड़ी अनपॉपुलर थी, तो लोगों का ख्याल था कि एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, कांग्रेस हार जाएगी और इंडिया में एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी जिसको बीजेपी लीड करेगी, बट बाकी छोटी छोटी पार्टियाँ बीच में शामिल होंगी। LK अडवाणी साहब थे उस वक्त जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, और बीजेपी का प्रेसिडेंट LK अडवाणी है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। बट इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई, मोदी साहब ने कैंपेन में हिस्सा लिया, पूरा कॉरपोरेट इंडिया उसके पीछे खड़ा हो गया क्योंकि उसने गुजरात में बिजनेस को प्रमोट किया हुआ था। बीजेपी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी भी बन गई और LK अडवाणी साहब जो प्रेसिडेंट थे वो कहीं पे नज़र भी नहीं आया और मोदी साहब वहाँ पे पॉपुलर लीडर थे और वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। तो ये भी एक लीडरशिप ट्रेनिंग है कि आप छोटे लेवल पे आपको मौका मिलता है। मैंने अभी जैसे आपको अर्ज़ किया, उस वक्त ही पॉलिटिकल लीडरशिप बननी है जब मिडिल क्लास से आनी है, जब आप लोगों में से आनी है। पढ़ी लिखी मिडिल क्लास पॉलिटिक्स में आएगी, परफॉर्म करेगी और आगे आएगी, तो वही मुल्क का इंशाल्लाह बेहतरी करेगी, मुल्क को आगे लेके जाएगी इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमानुल्लाह है और मैं रहमान कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेस का प्रिंसिपल हूँ। मैं आपकी खिदमत में एक सवाल अर्ज़ करता हूँ, उसके कुछ जुज़ है। पहला जुज़ ये है कि पाकिस्तानी मुआशरे के सारे हलके, चाहे समाजी हो, सियासी हो, मुआशी हो, अस्करी हो, वो इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं कि छोटे इंतज़ामी इकाइयाँ बनाई जाए, लेकिन इस इत्तेफाक के बावजूद हम छोटे इंतज़ामी इकाइयाँ नहीं बना सकते। आप इसमें बुनियादी रुकावट किस चीज़ को देखते हैं? चूँकि जब रुकावट का इदराक होगा तो उसको हटाया भी जा सकेगा। दूसरा सवाल ये है, या दूसरा जुज़ ये है कि पाकिस्तानी मुआशरा अमूमी तौर से फितरती क़यादत के बजाय मसनूई और मौरूसी क़यादत के साथ जुड़े रहते हैं। और मैं बड़े माजरत के साथ कहूँगा कि क्या पढ़े लिखे और क्या गैर पढ़े लिखे सारे लोग इनकी अंधी तकलीद करते हैं, जिसकी वजह से क़यादत में जवाबदेही का उनसर ख़त्म हो रहा है और जो मुआशरा है उनमें तामीरी तनकीद का उनसर ख़त्म हो रहा है। तो पाकिस्तानी मुआशरे को अपनी फितरी क़यादत के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? तीसरा सवाल ये है कि इमेजिन पाकिस्तान 2030 में आपने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र नहीं किया, इसकी क्या वजह है? और आप ज़्यादातर इंडिया को आइडियलाइज़ करें, इसकी क्या वजह हो सकती है? कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को इसलिए शामिल नहीं किया कि वो अभी तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीट प्रोविंस नहीं है। कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस है, गिलगित बल्तिस्तान का भी एक स्पेशल स्टेटस है। तो हम यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी अभी नहीं क्रिएट करना चाहते, अगरचे हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान भी पूरा सूबा बने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया और सूबा बने। और कश्मीर का भी हमने एक स्पेशल स्टेटस रखा हुआ है बिकॉज ऑफ UN रेजोल्यूशन। हमारा ख्याल ये है कि वहाँ पे प्लेबिसाइट होना है और उसके बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, तो उसके बाद हमारा हिस्सा भी बन जाएगा। इसलिए हमने उसको इसमें लेके नहीं आया कि उस कंट्रोवर्सी में हम जाना नहीं चाहते। अभी तो हम इस बात पे एग्री करें कि हम चाहते हैं कि छोटे प्रोविंसेस बने, स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने। इन प्रिंसिपल अगर हम एग्री करते हैं तो
कल हो सकता है कि कश्मीर की ये भी हैसियत रहती है तो वहाँ भी आगे छोटे सूबे बने, क्यों ना बने। और गिलगित बल्तिस्तान भी अगर आता है हमारे उसमें फोल्ड में, हम उसको ले आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, तो वो भी हमारे साथ बने। इंडिया की बात मैंने इसलिए ज़्यादा की यहाँ पे कि एक तो हमारा हमसाया, हमारे जैसे उनके इश्यूज़ हैं और उनके साथ वो निपट। मैं यहाँ पे आपको किसकी, चाइना की मिसाल देनी शुरू कर देता हूँ, वो आपको समझ नहीं आएगी इतनी जल्दी। उनकी वन पार्टी सिस्टम है, उसके अंदर भी जमहूरियत है। हमारा ख्याल है वहाँ पे जमहूरियत नहीं है, उनकी अपनी जमहूरियत है। वो उस तरह वेस्टर्न स्टाइल की जमहूरियत नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर आप एक परफॉर्म करते हैं तो आप ऊपर आते हैं। वहाँ पे इस तरह बाहर से आके कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। आप एक लैडर है, उसी पे आपने चढ़ के ऊपर पहुँचना है, पैराशूट नहीं है, लैडर है। तो उसकी बात भी हो सकती है, आपको कम समझ आएगी। मेरे ख्याल में ये मैंने मिसाल एक दो ही मिसालें इंडिया की दी हैं, मोदी की और तो कोई ख़ास दी नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि हुआ है, एक काम हुआ है, तो हमारी कोई दोस्ती नहीं है इंडिया के साथ, हम उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते। लेकिन दुश्मन भी अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो हमें देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और हमें उसके साथ मुकाबला किस तरह करना है। तो और कोई वजह नहीं है, मेरा कोई लव लॉस नहीं है। मैं सिर्फ एक दफ़ा इंडिया गया हूँ, वो भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। Assalamu alaikum. My name is Inamullah. I belong from North Waziristan. फर्स्ट सेमेस्टर रेडियोलॉजी का स्टूडेंट में। असल में आपने बात की कि मतलब सूबे बनानी चाहिए, मतलब मसले भी ज़्यादा है, तो जितने सूबे ज़्यादा हो तकरीबन मसले का रोकथाम का हल है। असल में हमारे पास तकरीबन पाकिस्तान में 4 सूबे ऑलरेडी हैं, एक KPK, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। तो इस 4 सूबे में तकरीबन 2 जो सूबे हैं, एक है बलूचिस्तान और एक KPK। तो इसमें मतलब ये जो मसले, ये दहशतगर्दी का मसला है, ये बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है, वज़ीरिस्तान में बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ पर जो हमारा अपना वसाइल है, वज़ीरिस्तान में तकरीबन इतना गैस प्रोडक्ट करता है कि पूरे पाकिस्तान का सफिशेंट है वो, या मतलब बलूचिस्तान में। तो हमको मतलब KPK को ये अपना हकूक़ क्यों नहीं मिलते। और दूसरी बात यह है कि जब पंजाब में एक मुर्गी का एक्सीडेंट होता है, एक कार एक्सीडेंट होता है, तो मीडिया पर बहुत वो वाह होता है, ये होता है मीडिया पर। लेकिन KPK में इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, बम ब्लास्ट होते हैं, इतने बड़े टारगेट किलिंग होते हैं, लेकिन हमारा मीडिया इस पर बिल्कुल खामोश होते है। ये क्या वजह है? आपकी जो आपने बात की है वही बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोकल लोगों को एम्पावर करें। मैं इस किसी वो कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, बट अगर वज़ीरिस्तान का और आपका जो ट्राइबल एरिया है, अगर वो एक सूबा बने और आप ख़ुद अपने वसाइल के मालिक हों, आपकी अपनी पुलिस हो, आप वहाँ पे लोगों को जानते हो, आपको पता चले कि बाहर से आके दहशतगर्दी कौन कर रहा है, अंदर से आपको किन लोगों पे नज़र रखनी है, तो मेरे ख़्याल में तो आप इस दहशतगर्दी को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा तो इसमें मुख्तसर ये बात है, मैं आगे फर्दर उसकी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। इन प्रिंसिपल हम क्या कह रहे हैं कि अपने अपने इलाके के लोग अपनी अपनी तकदीर के मालिक बने, उनके सूबे बने और वो सूबों को चलाएं। अब उसको लॉन्ग टर्म कैसे चलना है, उसका इफेक्ट आप पे कैसे आना है, वो फिर एक और बहस है। मैं भी उन बातों में जाना नहीं चाहता, अगरचे उसके अभी फिगर हैं मेरे पास अगर बात करनी हो, लेकिन मैं अभी इस स्टेज पे उस बात में कुछ ज़्यादा करना नहीं चाह रहा। लेकिन इन प्रिंसिपल यही है कि आप ख़ुद अपने वसाइल के भी मालिक हों और अपनी तकदीर के भी मालिक हों। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं जवेरिया अमल ख़ान हूँ फ्रॉम RCRS,
और सर थैंक यू सो मच, आपने एक बहुत खूबसूरत बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि मैं मशवरा लेना चाहता हूँ आप सबसे, तो आपने इसमें हमें इंक्लूड किया यूथ को, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि मतलब और डिवीज़न होगी और सीएम बनेंगे तो इस तरह मसलों के जो रोकथाम है वो अच्छे से होगा, लेकिन सर मेरा ये सवाल है कि इसकी क्या गारंटी है कि अभी जो मसले आपने बताए ना कि अभी मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो जो डिजिग्नेशन पर है, तो सर इसका क्या मतलब गारंटी क्या है कि वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे जो इस डिजिग्नेशन पर होंगे अभी? दो बातें इसमें मैं करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये सिस्टम हमने देख लिया, ये तो डिलीवर नहीं कर रहा, इस पे तो हम अग्री करते हैं ना, हमारे पास पूरा डाटा है कि इस सिस्टम ने डिलीवर नहीं किया। अब एक और सिस्टम हम, अगर आप मेरी बात सुने ना जो आपने सवाल किया बेटा, अगर हम एक नया सिस्टम लेके आते हैं, जो हमने बात की कि हम डिवीजन के बेसिस पे लेके आते हैं जिसमें आबादी कम होगी, रकबा कम होगा, आपकी हुकूमत आपके ज़्यादा करीब होगी, और वहाँ की लीडरशिप के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो परफॉर्म करेगी तो प्रमोट होगी, अगर नहीं करेगी तो नेक्स्ट टाइम आप उसको वोट नहीं देंगे और हुकूमत बदल जाएगी। और कुछ लोग, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आज आप 33 सूबे बनाएं कल दूध की नहरें चलनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। एक प्रोसेस शुरू होगा और ये प्रोसेस डिलीवर, इस प्रोसेस ने पूरी दुनिया में डिलीवर किया है, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं होगी इंशाल्लाह, जहाँ भी डिलीवर करेगा। और पॉलिटिकल लीडरशिप ग्रूम करेगी, हर सूबे में ग्रूम करेगी, जो नहीं करेगा वो वीड आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। जो सिस्टम में जिसने रहना है और प्रमोट अपने आप को करना है वो डिलीवर करेगा, नहीं करेगा तो हट जाएगा। 33 सूबे आपके, हो सकता है 10 परफॉर्म करें, 5 परफॉर्म करें, लेकिन जो परफॉर्म करेगा वो आगे आएगा। अब फिर आप इतराज़ ना कीजिएगा, इंडिया में आम आदमी पार्टी बनी, ठीक, उनकी दिल्ली पे हुकूमत आई, दिल्ली में उन्होंने परफॉर्म किया, फिर पंजाब में भी उन्होंने इलेक्शन जीता। तो हमारे भी ये होगा कि एक पार्टी की एक प्रोविंस में गवर्नमेंट आती है, वो डिलीवर करती है, वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस में, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे वो आगे बढ़ेगा, लीडर भी और पार्टी भी। आज की तरह नहीं होगा कि कहीं और से आएगा और कहीं और से आगे बनेगा, ये नहीं होगा जी। सर मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। सर कुछ हाज़रीन के मैसेज आ रहे हैं और वो इसरार कर रहे हैं कि सर से गुजारिश करें कि अगर वो मुनासिब समझते हैं तो सर आपने बुनियादी रुकावट का जिक्र नहीं किया कि आप अपनी इसमें, और दूसरी चीज़ ये थी कि मुआशरे को मसनूई और मौरूसी की आदत से आज़ाद करके अपनी फितरी की आदत के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? जो रुकावट है वो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम रुकावट है, अभी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये रुकावट है, इसके मेजर स्टेक होल्डर्स रुकावट हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। और लोग हैं, आप लोगों ने निकलना है तो सिस्टम बदलना है, और निकलने से मैं ये नहीं कहता कि निकलें और इनकलाब ले आएँ और कल को रोड बंद कर दें। ये भी हमें अपनी यूथ से बात करनी है कि दुनिया में आज तक वायलेंट इनकलाब जो आए हैं उससे कभी किसी की तकदीर नहीं बदली, उससे हमेशा डिस्ट्रक्शन होती है, उससे हमेशा आप अपने मकसद से दूर होते हैं। हमें एक पढ़े लिखे बच्चों का, इनके जहन के अंदर हमें इनकलाब लाना है, और अगर हम वो करने में कामयाब हों तो ये एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सकती है। और रुकावट कौन है मैंने आपको बता दिया। जी बहुत मेहरबानी सर आपकी। मेरा नाम अली रज़ा है, फ्रॉम रहमान मेडिकल कॉलेज। आज से कोई 10-12 साल पहले की बात है, इंतज़ामी सूबों के मुतालिक हमारी कहीं एक यूथ डायलॉग था जिसमें मैं पार्टिसिपेट मैंने किया था। आपके ख्याल में जो इंतज़ामी यूनिट्स के ऊपर साउथ पंजाब के ऊपर इतना काम हुआ है, जिस पे लेजिस्लेशन भी तकरीबन इन प्रोसेस है, जिसके ऊपर और बहुत सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल काम है वो हो चुका है, तो ये जो 30 इंतज़ामी सूबे आप बयान कर रहे हैं, उससे बेहतर नहीं है कि हम साउथ पंजाब पे पहले फोकस कर लें, वो बन जाए तो फिर हम 30 की तरफ चले जाएं?
आपको किसने कहा है कि साउथ पंजाब पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ वहाँ पे। सिर्फ एक पिछली गवर्नमेंट ने मुल्तान में एक सेक्रेटेरिएट बना दिया। दे स्पेंड लाइक 8 बिलियन रुपीज़ ऑन अ बिल्डिंग, और उसके अंदर उन्होंने कुछ ब्यूरोक्रेट्स बिठा दिए। प्रोविंस का मतलब एक और लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेट नहीं होता। प्रोविंस का मतलब होता है आपकी अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो वहाँ पे दूर दूर तक नहीं है। हुआ क्या है कि आपने मुल्तान में एक सेक्रेटेरिएट बना दिया, वहाँ जिसका कोई काम है उसके लिए एक स्टेप ऐड हो गया है। उनकी एप्लीकेशन पहले मुल्तान सेक्रेटेरिएट में जाती है, फिर लाहौर सेक्रेटेरिएट में जाती है। तो एक लेयर और बढ़ गई है। वहाँ पे सिर्फ यही हुआ है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं हुआ वहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ। और ये भी मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ख़बर शायद आपके लिए हो। साउथ पंजाब नाम की कोई मुतालबा उस इलाके में नहीं है। बहावलपुर बिल्कुल मुल्तान के साथ सूबा नहीं बनना चाहता। डेरा गाजी खान बिल्कुल मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहता। डीजी खान में मैं गया हूँ, मैं लोगों को मिला हूँ, वो कहते हैं जी तख्त मुल्तान का हमें बनाने की बजाय फिर तख्त लाहौर ही ठीक है। तो वो डीजी खान सूबा बनना चाहता है, बहावलपुर सूबा बनना चाहता है, मुल्तान सूबा बनना चाहता है। हम उनको मिला के एक बात कर देते हैं। ऐसा कोई मुतालबा वहाँ पे वहाँ के लोग नहीं कर रहे, और ना वहाँ पे कोई अभी तक पेशरफ्त हुई है। तो ये जब होगी तो सब जगह पे होगी। ये पीस मील्स में नहीं होगी कि पहले ये कर लें फिर ये करेंगे, ये कभी नहीं होगी। ये एक ही दफ़ा अगर होगी तो होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब बच्चे आज तो राइट है रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट का इनके सवालात का, लेकिन 2 गुजारिशात मैं चाहता हूँ आपसे पूछ ली जाएँ इस मौके पे। मैं भी चूँकि मेहमान हूँ पेशावर में। पहली गुजारिश तो ये है कि ये जो हमारे पास इस वक्त इंतज़ामी यूनिट्स हैं सूबाई, वफाक को ये गिला रहता है कि 18वीं तरमीम के बाद सारे वसाइल सूबों के पास चले गए हैं, वफाक कमज़ोर हो गया है। जिस मुल्क में वफाक कमज़ोर हो जाए उसकी सिक्योरिटी, उसकी दाखिली और दीगर मसाइल बड़े बढ़ जाते हैं। और अगर सारे वसाइल बकौल आपके ये सूबों को दे दी जाते हैं, 30 सूबों को, वफाक की हैसियत क्या रह जाएगी और वफाक के लिए कितने बड़े चैलेंजेस होंगे। दूसरा, आपने थोड़ा सा बिटवीन द लाइन बात की है, रुकावट कौन है। अगर एक सूबे का, या पंजाब है या खैबर पख्तूनख्वा है या सिंध है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो इतने बड़े लाव लश्कर के साथ हुकूमत करती है, उसका जो एक माइंड सेट है कि वो पूरे सूबे के हुक्मरान हैं, वो अपने इख्तियारात को तकसीम क्यों होने देंगे? क्यों वो चाहेंगे कि एक वज़ीर आला की जगह इतने सूबों में वज़ीर आला बन जाएँ? और ये ख़ास तौर पर अगर असम्बलीज़ के अंदर, जहाँ उन्होंने ख़ुद ये जिस बल्दियाती निज़ाम का भी आपने जिक्र किया कि हर सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम को नहीं चलने दिया, तो वहाँ की असम्बली जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं उनकी मंजूरी के बगैर ये सूबे कैसे बनेंगे? आखिरी सवाल पहले कर लेते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि अगर हम नहीं जाते असम्बलीज़ के पास और हम कहते हैं जी आप रेफरेंडम कर लें, अवाम से पूछते हैं ना, इस मुल्क के मालिक तो अवाम हैं, अवाम के पास जाते हैं, अवाम बताएं, रेफरेंडम करते हैं कि ये लोग चाहते हैं या नहीं चाहते, हम उसको नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी छोड़ देते हैं। दूसरी बात आपने फरमाई कि वसाइल सूबों के पास चले गए। अभी हम उस बहस में जा नहीं रहे। अभी तो ये है कि वही वसाइल जो NFC 4 सूबों में तकसीम कर रही है, वो जितने भी होंगे, कल को आप कम कर दें तो कम हो जाएंगे, बट वही वसाइल इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इनटू 4 वो 33 में डिवाइड हो जाएंगे। तो वो उसमें कोई इशू इंशाल्लाह नहीं होगा। और मैंने तो बिल्कुल इशारतानी बात की है और सबको समझ आ गई है। आप पूछ लें रुकावट कौन है, वो सबको समझ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, I am Muhammad Ibrahim, the student of Rahman College of Nursing. Sir, my question is that how can young people play a positive role in good governance and accountability in society? And my second question is that, sir, I belong from FATA agency district Orakzai. सर वहाँ पर अभी तो ऑपरेशन जारी है, हमें पता है सबको सर, लेकिन आपने पहले बात की कि सर 2.5 करोड़ लोग हमारे साथ बच्चे जो है वो अनएजुकेटेड है।
सर हम अगर बात करें इसमें ज़्यादातर लोग तो फाटा के लोग आते हैं। सर आप तो एक इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं और एक चेयरमैन भी है, लेकिन आपने इसके लिए क्या रोल प्ले करना है और क्या करना है? क्योंकि ये तो 2025 है, लेकिन 30 तक सर आपने यहाँ पे इमेचान पाकिस्तान 2030 लिखा है कि मेरे ख्याल में क्या होगा? ये जो बच्चों की आपने बात की ना जी, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, इसमें बड़ी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। पंजाब बड़ा है तो वहाँ पे ये तादाद ज़्यादा है। ये इसमें कम से कम हमने बड़ा इंसाफ किया हुआ है। जहाँ जो आबादी की हमारी पॉपुलेशन की जो रेशो है तकरीबन वो मिलती जुलती रेशो में ही बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो ये तकरीबन ऐसे ही है। जो अभी बात की, अभी पीछे भी एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, मैंने यही अर्ज़ किया कि अगर हम अपने मसले ख़ुद अपनी जगह पे हल कर सकें, मेरे ख़्याल में तो जहाँ भी ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे अगर एक गवर्नमेंट मौजूद हो उस लेवल के ऊपर, मैंने अभी उसमें आपको स्विट्ज़रलैंड की एक मिसाल दी थी कि वहाँ पे नेशनलिटी वो यूनियन काउंसिल के थ्रू देते हैं, तो कोई किसी के साथ धोखा कर ही नहीं सकता क्योंकि लोग एक दूसरे को जानते हैं। इसी तरह अगर आपके जो ट्राइबल एरिया है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है, ना मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बट मैं एक मिसाल कर रहा हूँ, एक फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि अगर वो एक सूबा हो और वहाँ की सूबाई हुकूमत, वहाँ की पुलिस, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेगी तो उसको 100% पता होगा कि बाहर से कौन आ रहा है, यहाँ से किसकी कौन डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो उसके लिए बड़ा आसान होगा उसको कंट्रोल करना, बजाय इसके कि बाहर से पुलिस भी जा रही है और एडमिनिस्ट्रेशन भी जा रही है और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मेरा ये बिलीफ है, मुझे इसमें ज़्यादा हक़ाइक़ का इल्म नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम मुदस्सिर, students of Rahman College of Nursing, 2nd semester. Sir, I have 2 questions for you. Sir, my first question is, what can Pakistan learn from other countries that have strong provisional and local government? And the second one is, sir, आपने सर जो स्पीच कहा सर, वो ज़्यादातर सर हमें ये करना चाहिए कि हमें सुबह को बढ़ाना चाहिए। सर अब हमें ये बताइए कि इसमें स्टूडेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, आप हमें वो एलिबोरेट करें, क्योंकि सर ज़्यादातर इसका कंसर्न जो है पॉलिटिक्स के साथ है, लेकिन हमारा कंसर्न जो है वो पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, स्टडी के साथ है। जैसे कि सर इंसिडेंट में सर बांग्लादेश और नेपाल ने की चलाई सर, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप वो बताइए कि हम उस रास्ते पे चले। बिल्कुल भी बांग्लादेश और नेपाल की तहरीक हमने नहीं चलानी, एक तो ये बात है। हमें पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हुआ, जो हसीना वाजिद थी वो एंटी पाकिस्तान थी, अब जो गवर्नमेंट आई है वो प्रो पाकिस्तान है, हमें बड़ा फ़ायदा है। बट लोकल बांग्लादेश को उसका क्या फ़ायदा हुआ है? उनकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट सुकड़ गई है, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हमें और आपका क्या रोल हो, आपने दूसरा ये पूछा, इसीलिए हम यहाँ पे आपके पास आए हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप वो 1% फॉर्चुनेट यूथ हैं जिसको इस मुल्क ने यहाँ तक पहुँचाया है। आपने लीड करना है, सियासत ना करें आप, बट अपनी वेलफेयर के लिए, अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए तो काम करना आपका फ़र्ज़ भी है और ज़िम्मेदारी भी है। आप सोचेंगे वो फ़र्ज़ आपने कैसे अदा करना है। एक मुतालबा है, अगर आप ये समझते हैं कि हमारे मसाइल इससे कम हो सकते हैं सूबे छोटे करने से, तो आप इसमें अपनी आवाज़ शामिल कर सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया आपके हाथ में पकड़ा हुआ है। हम सब इसके लिए बड़े पुरअमन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली आवाज़ उठाएं। कहीं पे हम कोई गमले नहीं तोड़ेंगे, लाइटें नहीं तोड़ेंगे, सड़कें नहीं बंद करेंगे, वायलेंट नहीं होंगे, उसमें हमारा नुकसान है, आप सब का नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान है। हम पुरअमन तरीके से यहाँ पे, आपका सूबा तो रेफरेंडम करके पाकिस्तान का हिस्सा बना है,
यहाँ से ज़्यादा जमहूरियत की तो कदर किसी को हो ही नहीं सकती। आपने तो आराम से वोट डाला और वोट के नतीजे में आप एक मुल्क का हिस्सा बन गए बड़े एक जमहूरी तरीके से। बाकी जगहों पे तो फसाद भी हुए, मार पिटाई भी हुई, बहुत कुछ हुआ, यहाँ तो वो कुछ नहीं हुआ। तो आपको तो जो पुरअमन जद्दोजहद है वो उसका ज़्यादा, हमसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह करनी है, लेकिन करनी है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। हमें ये सोच के नहीं बैठ जाना कि यही हमारी तकदीर है। और एक बात होती है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। और हम करते हैं, जब हम कंपटीशन में जाते हैं, मैं आपके प्रोफेशन की बात करता हूँ, जब आप लोग कंपटीशन में जाते हैं, आप यूएस में जाएं, यूके में, जहाँ भी जाएं, तो आप उस कंपटीशन में आगे निकलते हैं। हमारे जितने लोग डॉक्टर्स में मिलता हूँ, बाहर जाता हूँ, दे आर ऑल अबव एवरेज, बिलो एवरेज कोई भी नहीं है। तो हम कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फरहान अनवर शाह है। आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम रहमान मेडिकल कॉलेज। सर ज़रा सेल्फिश सवाल है, बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से फ्रेश ग्रेजुएट्स जो पाकिस्तान के हैं बाहर को प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा फॉर देयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, या वो समझते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी चॉइस है अपने लिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज़। सर, जो आप भी कह रहे हैं कि डिवाइड करते हैं सूबों में मल्टीपल, क्या ऐसे इकदाम हैं जो एश्योर करेंगे कि वही ग्रेजुएट्स पाकिस्तान को प्रेफर करें पोस्ट ग्रेजुएट अपनी ट्रेनिंग के लिए, एंड एक्चुअली मेक दिस अ मोर ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन, जो कि अभी उनके लिए एक फेड हो रही है, एक सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी? एग्जैक्टली आपने बात की है, बिल्कुल ठीक। वही बात हम भी करना चाह रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास, आप किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाके देखें, एक पेशेंट टू डॉक्टर रेशो जो है उसमें हम बड़े पीछे हैं अभी भी। तो डॉक्टर्स तो हमें अभी बहुत ज़्यादा चाहिए, बट डॉक्टर्स के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है। यही हम कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसे लीडर सामने लेके आएँ जो एक प्रोसेस से निकल के आएंगे और वो इस मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाएं, लोगों की आमदनी बढ़े, लोगों की इनकम बढ़े। तो डॉक्टर्स की जो रेशो हमें चाहिए, हम उस पर पूरा उसको करने की कोशिश करें। मीनवाइल अगर आप जाते हैं बाहर, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी ये सोच के रखें कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, आप बड़े डॉक्टर बनेंगे और एक दिन फिर ज़रूर मुल्क में वापस आए। ये देखें, हम इस इदारे में बैठे हुए हैं, डॉक्टर रहमान साहब को मैं आज पहली दफ़ा मिला हूँ, लेकिन मैंने उनकी इतनी तारीफ़ सुनी, जिस तरह कराची में उन्होंने सर्जरी शुरू की, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने सर्जरी शुरू की। एक बंदे की वजह से हम कितने हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, एक डॉक्टर रहमान साहब की कोशिश की वजह से। वो अगर बाहर चले जाते, उनकी इससे भी अच्छी वहाँ पे लाइफ होती, लेकिन यहाँ पे जो फ़ायदा हम उठा रहे हैं ये हम नहीं उठा सकते। तो आपको तो उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। अगर आप जाएं भी कहीं पे, बाहर जाएं, ज़रूर आप जा सकते हैं, आपका राइट है, लेकिन कभी ना कभी जब आप कुछ बन जाएं तो ज़रूर इस मुल्क में वापस आएँ, इसका हक़ है आपके ऊपर। और शफीक साहब बैठे हुए हैं, हमारे भाई हैं, ये जिस तरह से आपके कॉलेज को चला रहे हैं, जिस तरह माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और पूरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जिस तरह ये आवाज़ भी उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये सब आपके करियर के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है। तो ये एक आदमी से, दो बंदों से इतना फ़र्क पड़ता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरह के, इस लेवल के मेडिकल कॉलेजेस लाहौर में भी नहीं है, जो जहाँ आपको यहाँ पे मिल रहा है। यही चेंज आप भी ला सकते हैं। यू हैव रोल मॉडल्स राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू फॉलो। तो यही हमें करना है। अगर हर कोई ये करने की कोशिश करेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। आप आगे बढ़ेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ज़ैनुल्लाह है, मैं सेकंड ईयर क्लास का स्टूडेंट हूँ।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बात की वो उस स्टूडेंट उन बच्चों की जो मतलब 25 मिलियन बच्चे हैं जो तालीम से कासर है। सर अगर हम उनको और इन स्टूडेंट को कंपेयर करें जो ऑलरेडी एजुकेशन में इन है, सर यहाँ पर जो मसले हैं इन स्टूडेंट के लिए कि जो एंजाइटी है, जो अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रगल करता है, अगर हम उस स्टूडेंट उन बच्चों की इससे मतलब सर हम मुआवजा करें तो इनके लिए सर जो एंजाइटी है ये उससे ज़्यादा है। इसके लिए आपके लिए कौन सा सलूशन होगा कि इस एंजाइटी इसको सॉल्व करें? इंसान कभी सेटिस्फाइड तो होता नहीं है ना। आप वो 1% हैं जो यहाँ तक पहुँच गए, 99% तो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। तो इस 1% को भी इश्यूज़ हैं, ये नहीं है कि इनका इशू कोई नहीं है। सब दुनिया के हर कामयाब शख्स को भी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि आप तो एक मुकाम तक पहुँच गए हैं और आपने इतना पढ़ लिया है और आपको अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि आप अपने मसले ख़ुद हल कर सकते हैं। अभी हम ये फ़र्ज़ करके चल रहे हैं। ऐसा कोई शख्स दुनिया में नहीं होता जिसको कोई मसला नहीं है, बट हम यहाँ पे उन 99% की बात कर रहे हैं जो बहुत पीछे रह गए। अगर आप उनको साथ नहीं मिलाएंगे तो आप भी ग्रो नहीं कर सकेंगे। जो मैं 44% स्टंटिंग ग्रोथ की आपके साथ बात कर रहा था, और जो मैं अभी आपने कहा 25 मिलियन ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो स्कूल नहीं जा रहे, ये आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट होंगे। आज के 20 साल के बाद जब आप अपने करियर की पीक पे होंगे, ये आपके सबसे बड़े पैर की जंजीर होंगे, क्योंकि आपकी सोसाइटी नहीं बन पाएगी। तो हमें उनके लिए अभी हम बात कर रहे हैं और उनके लिए हमें सोचना है। अदरवाइज़ जब आपकी सोसाइटी ग्रो करती है तो हर कोई ग्रो करता है। और किसी सोसाइटी में, ये किसी ने कहा था कि किसी सोसाइटी में आइलैंड्स नहीं होते, या सारी सोसाइटी ख़राब होगी या सारी सोसाइटी ठीक होगी। तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो बहुत अच्छे हों और बाकी लोग अच्छे नहीं होंगे। अगर बाकी लोग अच्छे नहीं हैं, हम भी उसी रेशो से अच्छे नहीं होंगे। तो हमें चाहिए कि हम पूरी सोसाइटी को आगे ले कर चलने की बात करें। जी हेलो सर, आई एम डॉक्टर रिजवान मलिक फ्रॉम फाइनल ईयर RMC। सर क्या इस मुल्क में जमहूरी और आइनी फुकदान के होते हुए इमेजिन पाकिस्तान 2030 जो सूबों के तकसीम है, सर क्या ये आइनी और जमहूरी फुकदान के होते हुए इस मुल्क के मसले हल करेगा सर? क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तकरीबन जमहूरियत का तो जनाजा निकल चुका है और जमहूरियत वेंटिलेटर पे है सर, जमहूरियत वेंटिलेटर पे है सर। तो इसी हालत में सर अगर सूबों का तकसीम हो जाए सर, तो वो किस तरह इफ़ेक्टिव होगा सर? कि हमें नहीं चाहिए कि पहले जो कोर प्रॉब्लम है सर, जो कोर प्रॉब्लम जमहूरी फुकदान को हल किए बगैर इसको हल करना अच्छा होगा या नहीं होगा सर? जब से आप पैदा हुए हैं तब से जनाजा नहीं निकला हुआ, जब से हम पैदा हुए तब से भी जनाजा ही निकला हुआ। देखें, जमहूरियत तो अच्छी शक्ल में नहीं है इस वक्त, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जमहूरियत कौन लेके आएगा? अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी मैच्योर अभी हमें अवेलेबल नहीं है कि जो जमहूरियत को लेके आगे चल सके। हर कोई किसी और रास्ते से आता है और उसी रास्ते से मुल्क को चलाने की कोशिश करता है। हमें ट्रू पॉलिटिकल लीडरशिप अभी मिली नहीं है पाकिस्तान में, और उसी पे हम ये बात करते हैं कि सबसे बड़ा, हमने एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, सब बातें कर ली, बट सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में है। हमारे पास एक भी ऐसा लीडर नहीं है कि जिसने एक लोअर लेवल के ऊपर परफॉर्म किया हो और फिर वो प्रमोट हो के नेशनल लेवल पे लीडर बन गया हो। एक भी नहीं है। कहाँ से आएंगे वो ये एक प्रोसेस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक प्रोसेस बन गया और इस प्रोसेस से लोग निकल के आ गए, टर्की हमारे जैसा मुल्क था, मैं ये मिसाल उनकी देता हूँ, मार्शल लॉ भी वहाँ पे लगे, प्राइम मिनिस्टर को फांसी भी उन्होंने लगाया, बट एक लीडर वहाँ पे आया जो
ऑर्गेनिकली ग्रो करके आया। पहले वो मेयर बना, फिर उसकी पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट जीती, फिर वो प्रेसिडेंट बना, फिर उसने अपने मुल्क में डिलीवर किया। कहाँ वो टर्की को कहाँ से उठा के कहाँ तक उसने पहुँचा दिया। और अब उसकी हुकूमत को के ख़िलाफ़ कू हुआ तो अवाम उसके लिए निकले और कोई उसको चैलेंज नहीं कर सका। तो ये इस तरह का हमें लीडरशिप को डेवलप करना है, जो लोकल गवर्नमेंट चलाएं, जो प्रोविंस को चलाएं और फिर वो नेशनल गवर्नमेंट में आएँ, फिर वो डिलीवर करें अपने लोगों के लिए, फिर लोग उनके साथ खड़े हों, फिर आपकी जमहूरियत चलेगी इंशाल्लाह। Assalamu alaikum, sir. I'm Dr. Marukh. Welcome to Rahman Medical Institute. We are humbled and it's an honor for us. The questions are very fruitful. Everyone has almost exhausted all the questions, but nobody has addressed the white elephant in the room. And what will be the role of army in all of this? Because we have seen that since 1947, it has played a major role. And if we have 33 provinces, the governance and the accountability that we are talking about improving, where will this major body come into it? What role will be played by it? If we talk of referendum, we have had previous experiences of referendum, and we know how those referendums played out. So how will the next referendum play out for us? Please, sir, if you could answer that. Thank you. पहले जो 2 रेफरेंडम हुए वो तो थे ना, जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उसको री इलेक्ट करने के लिए हमने रेफरेंडम 2 करवाए हैं पाकिस्तान में। लेकिन मैंने आपको बताया एक रेफरेंडम आपके सूबे में हुआ जिसके नतीजे में आप पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो हमें वो अच्छे काम भी याद करने चाहिए जो हमने कभी कभी किए हैं। तो अभी भी हम ये किसी की ज़ात के लिए रेफरेंडम की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो एक सिस्टम के लिए रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं वो ये कर दें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो नहीं करते तो फिर आप रेफरेंडम करा के देख लें लोग क्या चाहते हैं। और जब मैं बात कर रहा हूँ कि आप वो 1% हैं जिन्होंने लीड करना है, तो आप रेफरेंडम में भी लीड करेंगे इंशाल्लाह और लोगों को बताएंगे कि ये क्यों आपके लिए बेहतर है और ये क्यों आपके लिए ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच जी, यू वर वंडरफुल ऑडियंस। और मैं बिल्कुल ये रस्मन बात नहीं कह रहा, आप लोग यू आर वंडरफुल ऑडियंस, आपने बहुत अच्छे सवाल किए। और मैं बाज़ जगह पे अगर अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सका तो उसके लिए मैं बिल्कुल माजरत चाहता हूँ। और लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। और एक दफ़ा फिर हम शफीक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे एक जो डॉक्टर रहमान साहब ने आपके लिए फैसिलिटी बनाई, इसको एंजॉय भी करें, इसको इस्तेमाल भी करें और अपने करियर की ग्रोथ के लिए जितना इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें। और मैंने पहले कहा, मैं फिर कहना चाहता हूँ, इवन एट दी कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि डॉक्टर रहमान साहब जैसे लीजेंड आपके पास हैं टू फॉलो ऑन योर करियर, ज़रूर उनसे फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।